हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड पहले ही कवर कर लिया है। ये जो सारे कॉस्टिंग मेथड हमने पहले देखे हैं वो या तो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, या फिर अगर आप सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके लिए एप्लीकेबल है, जैसे बैच और प्रोसेस कॉस्टिंग। अब सोच के देखो यार, अगर मेरे को सेम टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो इनमें से कोई भी मेथड एप्लीकेबल है क्या? आंसर इज नो। तो क्या मैं सेम टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी तो उसके लिए मेरे पास कोई भी कॉस्टिंग मेथड नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल जहां पे आप स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टू योर कस्टमर्स। ना ये कस्टमर्स दो टाइप के हो सकते हैं, पहला हो सकता है इंटरनल, दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। तो जब आप इंटरनल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इंटरनल सर्विसेज के अंदर आएंगी। जब आप एक्सटर्नल कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एक्सटर्नल सर्विसेज के अंदर कवर होगा। इंटरनल सर्विसेज मतलब क्या समझना। लेट्स से सीजे लिमिटेड है। सीजे लिमिटेड अपने कस्टमर्स को तो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, बट द थिंग इज इसका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर मशीनरीज रखी हुई हैं। ये मशीन्स का हमको बीच बीच में रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जब भी इनकी मशीन्स खराब होती है तो उनको ठीक करके, इन दैट केस ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और सर्विसेज इंटरनली एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये इंटरनल सर्विस के अंदर कवर होगी। वहीं एक्सटर्नल सर्विस मतलब क्या? जब सीजे लिमिटेड अपने कस्टमर्स को ही सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो एक्सटर्नल सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो चाहे सर्विस इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों का खर्चा आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकते हो ना। अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। पहली होती है नॉट फॉर प्रॉफिट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है प्रॉफिट सीकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ऐसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, वो सर्विसेज देने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी, चैरिटी। प्रॉफिट सीकिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनका काम है सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना, जैसे लॉ फर्म, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल्स की सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, होटल की सर्विसेज, ये सारी प्रॉफिट सीकिंग के अंदर कवर होंगे। चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट सीकिंग हो, इनका अगर आपको खर्चा निकालना है ना तो आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से निकाल सकते हो ना। डिफाइन कैसे करेंगे यार कि ये सर्विसेज हैं और इनका खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर निकलना चाहिए? तो इसके लिए हमको सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना इज इंपॉर्टेंट। सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। जैसे मैं जो अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसको आप फील कर सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो, बट द थिंग इज क्या जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप कहीं स्टोर करके रख सकते हो क्या? या फिर आप टच कर सकते हो क्या? आप अपने फ़ोन को टच कर लोगे, बुक को टच कर लोगे, पर मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सिर्फ फील कर सकते हो, नॉलेज को गेन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सर्विस का नेचर है वो इंटैंजिबल है। साथ ही साथ सर्विसेज का साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है। जैसे डॉक्टर की सर्विस की आप बात कर सकते हो। डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तभी डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी देता है, तभी वो अपना ज्ञान देता है ना। ऐसा तो नहीं कि पेशेंट आया ही नहीं, उसने बताया ही नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है और डॉक्टर पहले से अपना बड़बड़ा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब पेशेंट आता है तब डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो यहाँ पे सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट, सर्विसेज जो है वो पेरिशेबल नेचर की होती है। जैसे लेट्स से एक रेस्टोरेंट है जिसका पीक आवर चल रहा है। अब पीक आवर है तो पूरा रेस्टोरेंट भरा होना चाहिए, लेकिन इस पीक आवर में 10 सीट्स अभी भी खाली हैं रेस्टोरेंट में। तो ये जो 10 सीट्स हैं अब ये बची थोड़ी न रहेंगी, ये पीक आवर तो चला जाएगा। और इसीलिए जो हमारी रेस्टोरेंट की सर्विसेज है वो पेरिशेबल नेचर की हैं, है ना। अगर सीट्स फुल नहीं हुई तो वो सीट्स का टाइम चला जाएगा, वो सीट्स में जो हम पैसे अर्न कर सकते थे वो नहीं अर्न कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस मतलब ये जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे लेट्स से कंसल्टेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन देते हैं अलग अलग टाइप का। एक बेसिक सब्सक्रिप्शन होता है, एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है, एक गोल्ड सब्सक्रिप्शन होता है, और हर एक में हम अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ सर्विसेज, मतलब हर एक टाइप की सर्विसेज अलग अलग हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इनसेपरेबल होती है। आप सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा रही हूँ, तो क्या ऐसा होने वाला है क्या कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पूरा नॉलेज मिल गया और मेरे पास से चला गया? बिल्कुल नहीं। आपको नॉलेज तो मिल जाएगा पर मेरे पास जो नॉलेज है वो मेरे पास ही रहेगा, आप उसको अलग नहीं कर सकते। मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ उसको मेरे से कोई नहीं छीन सकता।
है ना। तो इनसेपरेबल नेचर होता है सर्विसेज का। नेक्स्ट वेरिएबल क्वालिटी होती है, मतलब लेट्स से मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ आ रही है, लेकिन एक और स्टूडेंट है जो पूरा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का लेक्चर देख लिया लेकिन उसको कुछ नहीं समझ आया। तो यहाँ पे क्या है, एक ही टाइप की सर्विसेज हैं लेकिन कस्टमर का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सर्विस कॉस्टिंग हमारे अदर कॉस्टिंग मेथड से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है भाई? पहली बात तो सर्विस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज। जो बाकी सारे कॉस्टिंग मेथड होते हैं वो मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हमको ऐसे ही मिल गया। दूसरा डिफरेंस है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना तो मटेरियल हमारा मेजर खर्चा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यार सोच के देखो, मैं कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रही, ना प्रोडक्ट बनाने में कोई मटेरियल लगा रही हूँ। इन दैट केस सर्विसेज के केस में हमारा मटेरियल का खर्चा या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। वही जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस केस में डायरेक्ट मटेरियल एक मेजर रोल प्ले करता है। साथ ही साथ सर्विसेज के केस में इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन करना कि ये खर्चा डायरेक्ट है कि नहीं इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हम खर्चों को मोस्टली इनडायरेक्ट नेचर में डाल देते हैं इन सर्विस कॉस्टिंग। वहीं जब आप प्रोडक्ट्स का कॉस्ट निकाल रहे हो तो इनके केस में इनडायरेक्ट का खर्चा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इनके अंदर मेजर खर्चे इज़ लाइक डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना अंडर सर्विस कॉस्टिंग इज डिफिकल्ट, कि भाई कैसे मेजर करोगे सर्विसेज को? तुम एक सर्विस प्रोवाइड की, दो सर्विस प्रोवाइड की, ऐसे गिनोगे क्या? ऐसे में तो गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि किसी को हमको थोड़ी ज़्यादा सर्विसेज देनी पड़ती है, किसी को कम देनी पड़ती है। तो सर्विसेज को मेजर कैसे किया जाएगा? दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उस केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। हमको तो पता होता है, हम इजीली मेजर कर सकते हैं नंबर्स में, केजीज में, लीटर्स में, वेट्स में, है ना। डिफरेंस तरीके हैं हमारे पास प्रोडक्ट को मेजर करने के, प्रोडक्ट के कॉस्ट यूनिट को डिफाइन करने के। नेक्स्ट, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना तो जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे लेट्स से आप एरोप्लेन वाली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो ना। एरोप्लेन की अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो पहले तो 10-15 एयरप्लेन खरीदने पड़ेंगे, जिसमें ही आपका अच्छा खासा खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ पे हाई फिक्स्ड कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू योर जब आप सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस बिटवीन अदर कॉस्टिंग मेथड इन सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मेन गोल क्या होता है पता है? हमें सर्विसेज की कॉस्ट निकालनी है, और अगर आप सर्विसेज का कॉस्ट निकालना चाहते हो तो सर्विस को मेजर करना ज़रूरी है कि कितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड की। और मेजर करने के लिए हमको कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट होती है, जिसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये है हमारा रामू, जिसने अभी अभी CMA इंटर क्लियर किया है। अब CMA इंटर क्लियर करने के बाद वो इंटर्नशिप में जाना चाहता है। इंटर्नशिप में जाने के लिए रामू बोल रहा है कि यार अब तो हम पैसे कमाएंगे, हमारी अलग ही ठाट होगी, हम थोड़े पब्लिक बस में जाएंगे, हम तो अलग से प्राइवेट टैक्सी बुक करके ऑफिस जाया करेंगे। तो रामू का ऑफिस है 10 किलोमीटर दूर, और ये प्राइवेट टैक्सी वाला 20 रुपये पर किलोमीटर चार्ज करता है। तो रामू को टोटल 200 रुपये देने पड़ रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। तो रामू ने बोला ठीक है ना यार, अब तो हम पैसे कमा रहे हैं, 200 रुपये क्या ही बड़ी बात है। अब रामू इतना खुश है कि खुशी खुशी में उसके बाजू में जो चिंकी रहती है, जो स्कूल जाया करती है, ये चिंकी का स्कूल जो है ना वो रामू के ऑफिस के पास ही है। तो चिंकी को खुशी खुशी में रामू ने बोल दिया कि यार चिंकी तू क्या बस में जाती है, धक्के वक्के खाती होगी, बस वस छोड़, अब से ना तू मेरे साथ टैक्सी में चलना। क्या है ना, मेरा ऑफिस और तेरा स्कूल आसपास ही है, तो मैं तेरे को पहले स्कूल छोड़ दूंगा, फिर मैं ऑफिस चले जाऊंगा। तो चिंकी ने बोला ठीक है, मेरे लिए तो बढ़िया ही है, मुझे बस के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और मैं मस्त आराम से टैक्सी में बैठ के स्कूल पहुंच जाऊंगी। तो चिंकी और रामू पहले दिन मस्त टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं। जब रामू ऑफिस पहुंचा तब रामू को पता चला कि भाई साहब क्या गलत काम कर दिया मैंने। इस ऑफिस के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये महीने के मिलने वाले हैं, और ये 2000 रुपये महीने में अगर मैं 200 रुपये की टैक्सी में ऑफिस आने लगूँ तो 5 दिन भी मेरे पैसे नहीं चलने वाले। तो रामू हो गया है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि अब उसको प्राइवेट टैक्सी में आने नहीं मिलेगा। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने चिंकी को बोल दिया है कि तू मेरे साथ जाएगी। तो अब अगले दिन चिंकी आ रही है रामू के पास। चिंकी ने बोला रामू यार जल्दी टैक्सी वाले को बुला, हमको तेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को स्कूल भी जाना है। तो रामू बोल रहा है कि यार वो टैक्सी वाला ना अच्छा इंसान नहीं था, वो और टैक्सी में हवा भी नहीं आती थी, क्या हम टैक्सी वैक्सी में जाएंगे, हम ना तेरी बस पे चलते, बस ज़्यादा अच्छी है। तो चिंकी बोल रही है क्या प्रॉब्लम है, टैक्सी तो बहुत बढ़िया थी। तो रामू ने बोला नहीं नहीं वो इंसान अच्छा नहीं था, हम नहीं जाएंगे उसमें। तो अब रामू और चिंकी जा रहे हैं बस में। अब बस में क्या होता है समझना, बस में
चिंकी 10 किलोमीटर के लिए जाती है स्कूल, है ना, तो ये 10 किलोमीटर के हिसाब से चिंकी को 5 रुपये पर किलोमीटर पे करना पड़ता है। तो अब रामू चिंकी के साथ बस में जा रहा है। इन दैट केस रामू चिंकी को बोल रहा है कि भाई चिंकी देख, मेरे टैक्सी में क्या हुआ करता था, मैं 200 रुपये देता था और हम दोनों साथ में जाते थे, तेरे को अलग से कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही अगर तू बस में 50 रुपये दे रही है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, मुझे तो कुछ और पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिंकी ने बोला यार देखो, तुम्हारी टैक्सी में ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन हमारे बस में ऐसा चक्कर नहीं है। बस में जितने लोग बैठ रहे हैं हर एक पैसेंजर को 5 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ता है। ये जो 5 रुपये पर किलोमीटर है ना, वो हर एक पैसेंजर के लिए है। तो यहाँ पे जो रेट है वो 5 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर है। तो अगर रामू भी आना चाहता है और रामू 10 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहता है तो रामू को भी 50 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप नोटिस करो तो टैक्सी के केस में कैसा था, टैक्सी के केस में था सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये पर किलोमीटर। एज ये प्राइवेट टैक्सी थी तो रामू अकेला जाए, चिंकी को साथ में लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 20 रुपये पर किलोमीटर ही देना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक पैसेंजर का रेट नहीं था। लेकिन जब आप बस में जा रहे हो तो रेट इज़ 5 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर। तो अगर आप नोटिस करो तो इस केस में हमने 2 कॉस्ट यूनिट का इस्तेमाल किया, लेकिन जब टैक्सी की बात की जा रही थी तो सिर्फ 1 कॉस्ट यूनिट किलोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जब आप सिर्फ 1 कॉस्ट यूनिट का इस्तेमाल करते हो तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कॉस्ट यूनिट। वहीं जब आप 2 कॉस्ट यूनिट का इस्तेमाल करते हो, जैसे हमने इस सिचुएशन में किया 5 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर, हमने 2 कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल की, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट यूनिट समझ लिए। पहला होता है सिंपल कॉस्ट यूनिट, दूसरा होता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल कॉस्ट यूनिट में सिंगल पैरामीटर होता है, जैसे टैक्सी के केस में सिर्फ 1 पैरामीटर था किलोमीटर। और जब आप कंपोजिट कॉस्ट यूनिट देखते हो तो 2 एक्टिविटी वेरिएबल 2 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बस के केस में था किलोमीटर एंड पैसेंजर। ना हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने लिए कॉस्ट यूनिट डिफाइन करना इज इम्पॉर्टेंट। और अगर आप कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकाल रहे हो तो उस केस में आपको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। देखो यार, किलोमीटर सिर्फ एक ही कॉस्ट यूनिट है, तो इस केस में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ तो मैं आराम से ये रेट चार्ज करके टोटल खर्चा निकाल सकती हूँ। जैसे रामू के केस में रामू 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, मल्टीप्लाइड बाय मैंने 20 रुपये का रेट था उससे मल्टीप्लाई किया और आराम से खर्चा निकाल दिया। लेकिन यार जब तुम्हारे पास 2 कॉस्ट यूनिट हो जाती है, जैसे यहाँ पे किलोमीटर और पैसेंजर दोनों हैं, तो मैं खर्चा कैसे निकालूं? मैं सिर्फ किलोमीटर को कंसिडर करके निकालूं, सिर्फ पैसेंजर को कंसिडर करके निकालूं, या फिर दोनों को कंसिडर करके निकालूं? कैसे पता चलेगा? तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम 2 अलग अलग टाइप के मेथड्स फॉलो करते हैं। पहला होता है वेटेड एवरेज बेसिस, जिसको हम एब्सोल्यूट बेसिस भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सिंपल एवरेज कमर्शियल बेसिस। वेटेड एवरेज एब्सोल्यूट बेसिस हो या कमर्शियल बेसिस हो, दोनों सिचुएशन में आप क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हो, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 2 कॉस्ट यूनिट्स हैं। ये 2 कॉस्ट यूनिट्स में से एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव और दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। पर यार सोच के देखो, मेरा किलोमीटर्स को भी मैं क्वांटिटी में गिन सकती हूँ कि 10, 15, 20 कितने किलोमीटर का ट्रैवल हुआ। मैं पैसेंजर को भी क्वांटिटी में गिन सकती हूँ कि 10, 15, 20 कितने पैसेंजर हमारे बस में बैठे। इन दैट केस तो दोनों ही क्वांटिटेटिव है। क्या दोनों क्वांटिटेटिव हो सकते हैं? पहली बात तो देखो यार, तुम जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो ना, ये डिफ्रेंसिएशन ऐसे नहीं होता कि ये नंबर में है तो क्वांटिटेटिव बन जाएगा, ये नंबर में नहीं है तो क्वालिटेटिव बन जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट मेन कंसर्न बनता है। अगर किसी कॉस्ट यूनिट का रिलेशनशिप विथ वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट रिलेशन है तो वो क्वांटिटेटिव के अंदर जाएगा। अगर किसी कॉस्ट यूनिट का रिलेशनशिप विथ वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्ट टाइप का है तो वो क्वालिटेटिव के अंदर जाएगा। अब इसको ध्यान से समझना, जब मैं 5 रुपये पर किलोमीटर पर पैसेंजर बोलती हूँ तो यहाँ पे ये 5 रुपये मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चिंकी 10 किलोमीटर जा रही थी इसलिए 50 रुपये दे रही थी, रामू 10 किलोमीटर जा रहा है इसलिए 50 रुपये दे रहा है। लेट्स से श्याम इस बस में बैठा है जो 20 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये सब मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है?
किलोमीटर के ऊपर, कि आप कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो उसके ऊपर मेनली ये मेरा 5 रुपये डिपेंडेंट है कि कितना आपके ऊपर टोटल खर्चा चार्ज किया जाएगा। इन दैट केस ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ना 5 रुपये का, वो मेनली किलोमीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप वेरिएबल कॉस्ट का किसके साथ है? किलोमीटर के साथ है। इन दैट केस किलोमीटर आपका क्वांटिटेटिव फैक्टर बन जाएगा। वही पैसेंजर जो है वो मेरा क्वालिटेटिव फैक्टर बन जाएगा। इसका भी रिलेशनशिप तो है वेरिएबल कॉस्ट के साथ, लेकिन इनडायरेक्ट टाइप का है, डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर रहा है। कितने पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली मेरे वेरिएबल कॉस्ट को नहीं अफेक्ट करने वाले, पर वो कितने किलोमीटर जा रहे हैं वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्वांटिटेटिव बोला किलोमीटर को और पैसेंजर को डाला क्वालिटेटिव फैक्टर के अंदर ना। अगर आप वेटेड एवरेज बेसिस फॉलो कर रहे हो ना, तो उस केस में जो भी हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर होता है उसको हम क्वांटिटेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका सब निकालते हैं। लेकिन जब हम सिंपल एवरेज बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव का एवरेज लिया जाता है और जितने भी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं उन सब का टोटल लिया जाता है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा डायरेक्टली हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है कि लॉरी स्टार्ट हो रही है विद अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। हम ना साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं चीज़ें ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। स्टेशन ए है, स्टेशन ए में हमारे पास लॉरी है। ये लॉरी स्टेशन ए से स्टार्ट हो रही है कितना लोड लेके? 20 मेट्रिक टन का लोड लेके। इट अनलोड्स 8 मेट्रिक टन इन स्टेशन बी। हम स्टेशन बी में पहुंचे और स्टेशन बी में हमने 8 मेट्रिक टन अनलोड कर दिया। 20 मेट्रिक टन हम ए से लेके आए थे, 8 मेट्रिक टन अगर मैं बी में अनलोड कर दूं तो अभी मेरी लॉरी में कितना सामान बच गया? 12 मेट्रिक टन यहाँ पे बचा हुआ है अभी भी, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि जो बैलेंस गुड्स बचे उसको हमने स्टेशन सी में अनलोड कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा है? 12 मेट्रिक टन। ये 12 मेट्रिक टन हम स्टेशन नंबर सी में अनलोड कर देंगे, तो 12 मेट्रिक टन हमने सी में छोड़ दिया। तो अब लॉरी मेरी पूरी खाली हो चुकी है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट रीचेज स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन सी। तो स्टेशन सी में मेरा लॉरी पूरा खाली हो चुका है। अब मैं स्टेशन सी में इसमें 16 मैट्रिक टन और डाल रही हूँ और इसको मैं कहाँ लेके जा रही हूँ? स्टेशन ए पे लेके जा रही हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए हमको दिया हुआ है 80 किलोमीटर्स है ए टू बी का, बी टू सी का है 120 किलोमीटर एंड सी टू ए का है 160 किलोमीटर। अब आपको बोला जा रहा है कि एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर निकालो और कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर निकालो। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखना। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर, इसके लिए हम क्या करते हैं? सम लेते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन में जब मैं ए से बी जा रही हूँ, ए से बी जाने पे मेरा कितना किलोमीटर लग रहा है? 80 किलोमीटर्स। कितना मेट्रिक टन में लेके जा रही हूँ? 20 मेट्रिक टन में लेके जा रही हूँ ए से बी तक, है ना। इन दैट केस 20 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 80 मेट्रिक टन यहाँ पे मैं करने वाली हूँ, प्लस नेक्स्ट जब हम बी से सी जा रहे हैं तो कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 120 किलोमीटर जा रहे हैं। कितना लोड लेके जा रहे हैं? हमने 8 मेट्रिक टन बी में खाली कर दिया। अब मेरे लॉरी में 12 मेट्रिक टन बचा है जिसको मैं लेके जा रही हूँ सी तक। इन दैट केस 120 किलोमीटर है, 12 मेट्रिक टन है। 120 किलोमीटर एंड 12 मेट्रिक टन, ठीक है, ये किलोमीटर है। नेक्स्ट जब आप सी में पहुंचे तो सी से अब हम ए में जा रहे हैं। सी से ए में कितना लोड लेके जा रही हूँ? 16 मेट्रिक टन। कितने किलोमीटर जा रही हूँ? 160 किलोमीटर। सो प्लस 16 मेट्रिक टन मल्टीप्लाइड बाय 160 किलोमीटर, ठीक है। इनकी वैल्यूज निकाल लो। 1600 प्लस 1440 प्लस 16 इंटू 160 करोगे तो ये 2560 आता है। दैट इज इक्वल टू 5600। 5600 जो मेरे पास आया ये किलोमीटर है कि मेट्रिक टन है? ये दोनों है, ये है मेट्रिक टन किलोमीटर, ठीक है। तो हमने कंपोजिट यूनिट को कैलकुलेट किया कि टोटल कंपोजिट यहाँ पे कितना हो रहा है। देखो यार, अगर सिंगल यूनिट होती तो मेरे को कुछ नहीं करना होता, लेट्स से सिर्फ किलोमीटर होता तो मैं 80 प्लस 120 प्लस 160 करती, मेरे को टोटल किलोमीटर पता चल जाते और मैं उसको रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल खर्चा निकाल लेती।
लेकिन जब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है तो मुझे या तो एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर या तो कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर की मदद से यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर की मदद से मेरे पास आया 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर। इसके ऊपर अब मैं रेट चार्ज करूँगी और इससे मेरे पास टोटल खर्चा आएगा। ठीक है ना, अब हम देख रहे हैं कि कमर्शियल बेसिस में कैसे कैलकुलेट होगा। कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्वालिटेटिव फैक्टर है उसका आप एवरेज लोगे मल्टीप्लाइड बाय जो आपके क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं उनका टोटल लोगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। तो देखो यार, मेरा जो रेट होगा लॉरी का वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, है ना। लॉरी का रेट डिपेंड करेगा कितने किलोमीटर जा रहे हो उसके ऊपर। तो मेरा क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, किलोमीटर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा, मैट्रिक टन। सो क्वालिटेटिव फैक्टर्स का मुझे एवरेज लेना है। क्या है मेरे क्वालिटेटिव फैक्टर्स, 20 मेट्रिक टन, 12 मेट्रिक टन और 16 मेट्रिक टन। 20, 12, 16, इसका मैं एवरेज लेना चाहती हूँ और मैंने 3 नंबर्स लिए तो 3 से डिवाइड कर दूंगी। मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटीज़ कितनी है, क्वांटिटेटिव फैक्टर कितना है, 80, 120 एंड 160। सो 80 + 120 + 160 हम यहाँ पे करेंगे जो किलोमीटर्स में है, और ये 20, 12, 16 मेट्रिक टन में है। ठीक है, तो 20, 12, 16 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, ये 16 मेट्रिक टन यहाँ पे आएगा। 18 + 120 इंटू 160 करोगे तो ये 360 किलोमीटर्स आएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर है। इससे आप रेट को मल्टीप्लाई करके अपना टोटल खर्चा निकाल सकते हो। दोनों सिचुएशन में आप देख सकते हो जो आपका मेट्रिक टन किलोमीटर है वो अलग अलग आ रहा है क्योंकि हमने अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट किया है। मोस्टली आप किसको प्रेफर करोगे, आप एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर को प्रेफर करोगे अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कमर्शियल वाले को इस्तेमाल करो तभी इसको इस्तेमाल करना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अराउंड 6 मार्क्स का पूछा गया है, तो ध्यान से समझना चीज़ें। राजपूत ट्रांसपोर्ट सर्विस है जो दिल्ली बेस्ड नेशनल गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है। इनके पास टोटल 5 ट्रक्स हैं। ये इनका रनिंग एंड मेंटेनिंग का कॉस्ट ट्रक से रिलेटेड हमको दिया हुआ है। साथ ही साथ बताया गया है कि भाई जो सारी ट्रक्स हैं उसको हमारे राजपूत ट्रांसपोर्ट सर्विस ने 30 लाख रुपए में खरीदा है और इनका एस्टिमेटेड लाइफ है 7,20,000 किलोमीटर। ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टोटल 6 बुकिंग्स हमारे पास आएगी जिसकी डिटेल्स हमको दी हुई है। दिल्ली टू कोची, दिल्ली टू गुवाहाटी, दिल्ली टू विजयवाड़ा, दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू आसनसोल, दिल्ली टू चेन्नई, इनका डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। साथ साथ वेट अप एंड वेट डाउन दिया हुआ है। अब ये क्या है समझना, लेट्स से मैं दिल्ली टू कोची जा रही हूँ जो फर्स्ट सिचुएशन मुझे दी हुई है। दिल्ली टू कोची जाने के लिए मेरा डिस्टेंस कितना है, 2700 किलोमीटर। ये 2700 किलोमीटर में लेके कितना जा रही हूँ वेट, 15 मेट्रिक टन। वेट अप मतलब जब आप दिल्ली टू कोची जा रहे हो तो कितना वेट लेके जा रहे हो, दैट इज 15 मेट्रिक टन। वेट डाउन मतलब जब आप कोची से वापस दिल्ली आ रहे हो तो कितना वेट लेके आ रहे हो, दैट इज 7 मेट्रिक टन। ठीक है, अब कोची से दिल्ली वापस आ रही हो तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, वापस 2700 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे हर एक सिचुएशन के लिए दिया हुआ है ना। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालो फॉर द नेक्स्ट मंथ। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर होगा उसको हम क्वांटिटेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे ही हम सारे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस कर लेते हैं, है ना। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसी की मदद से हम टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये सेम का सेम टेबल वहाँ पे ड्रॉ करती हूँ वापस से आंसर में और उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, तो सेम टेबल मैंने ड्रॉ किया और एक कॉलम ऐड कर दिया, दैट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। अब यहाँ पे हम कंप्यूट क्या कर रहे हैं, टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। टोटल एब्सोल्यूट निकाल रही हूँ मतलब हर एक सिचुएशन का टोटल मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो सबसे पहली बात मुझे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के लिए चाहिए होता है क्वांटिटेटिव फैक्टर, दैट इज 2700 किलोमीटर। ये मेरा क्वांटिटेटिव फैक्टर है और क्वालिटेटिव फैक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो है 15 मेट्रिक टन प्लस। अब मैं वापस भी आऊँगी कोची से दिल्ली, कोची से दिल्ली वापस आ रही हूँ तो वापस से 2700 किलोमीटर आना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना मेट्रिक टन लेके आऊँगी, 7 मेट्रिक टन वापस लेके आऊँगी। ठीक है, अगर आप टोटल करो तो ये आएगा 40,500 प्लस
18,900 दैट इज इक्वल टू, एट लास्ट मेरे पास वैल्यू आ रही है 59,400। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन का है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं दिल्ली टू गुवाहाटी जा रही हूँ। दिल्ली टू गुवाहाटी जाने में 1890 किलोमीटर लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय मैं कितना मेट्रिक टन लेके जा रही हूँ, 13 मेट्रिक टन लेके जा रही हूँ। प्लस मैं वापस भी आऊँगी गुवाहाटी से, वापस आने में फिर से मुझे 1890 किलोमीटर लगा, मल्टीप्लाइड बाय मैं कुछ भी सामान लेके नहीं आ रही हूँ, तो 0 मेट्रिक टन दैट इज इक्वल टू 24,570। ठीक है, नेक्स्ट 1840 मल्टीप्लाइड बाय 16 मेट्रिक टन प्लस 1840 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 29,440। नेक्स्ट 815 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 815 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज इक्वल टू 8965। नेक्स्ट 1280 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 1280 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 16,640 प्लस 6,400। टोटल कितना हुआ, 23040। नेक्स्ट 2185 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 2185 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 24035 प्लस 19665। ठीक है, 24035 प्लस 19665 दैट इज इक्वल टू 43,700। ठीक है, सारी जगह का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको टोटल कर लो, टोटल कर लोगे तो आपको टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पूरे मंथ का मिल जाएगा, है ना। 59,400 प्लस 24570 प्लस 29440 प्लस 8965 प्लस 23040 प्लस 43700 दैट इज इक्वल टू 189,115। दिस इज माई टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फॉर द मंथ। ठीक है, यही हमको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि यार देखो, जो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आ रहा है, इसको अगर तुम रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास टोटल खर्चा आएगा, है ना। अब मुझे बोल रहा है कि कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो, मतलब मुझे रेट निकालने बोल रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, अगर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को मैं रेट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आता है ना। अगर मेरे को टोटल कॉस्ट और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पता चल जाए तो मैं रेट इजीली निकाल पाऊंगी। कैसे, अगर आपको रेट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कॉस्ट अब यहाँ पे निकालते हैं। टोटल कॉस्ट के लिए हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन इन्फॉर्मेशन की मदद से हम पूरा खर्चा कैलकुलेट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना खर्चा हो रहा है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, ये जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मुझे चाहिए क्योंकि यहीं पे खर्चे लिखे हुए हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन को मैं उठा रही हूँ ताकि सामने ही दिख जाए, मेरे को बार बार पेजेस ना पलटना पड़े। टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है डीजल का खर्चा जो है 30 रुपये पर किलोमीटर। डीजल कॉस्ट 30 रुपीज़ पर किलोमीटर लग रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ। यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखो तो मुझे दिया हुआ है डिस्टेंस इन किलोमीटर 10,710। क्या ये 10,710 टोटल किलोमीटर है क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये तो सिर्फ दिल्ली टू कोची या फिर दिल्ली टू गुवाहाटी का दिया हुआ है, पर ये गुवाहाटी, कोची, विजयवाड़ा, वाराणसी, आसनसोल जहाँ भी जा रही हूँ मैं, वहाँ से वापस भी तो दिल्ली आऊँगी। इसका तो किलोमीटर यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10,710 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जाना और आना दोनों इन्वॉल्व है ना। तो डिस्टेंस इज 10,710 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, सो 30 इंटू 10,710 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 6,42,600। नेक्स्ट खर्चा है इंजन ऑयल का, जो है 8,400 फॉर एवरी 28,000 किलोमीटर्स। सो इंजन ऑयल
8,400 का खर्चा है हर 28,000 किलोमीटर के लिए। तो मैं इससे पर किलोमीटर का खर्चा निकाल सकती हूँ, है ना। मुझे क्या करना होगा, 8,400 को 28,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 0.3 रुपीज़ आ रहा है पर किलोमीटर के लिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ हमारे रिसेंट किलोमीटर से, तो हमको पता चल जाएगा कि अभी का इंजन ऑयल का कितना खर्चा है। तो 10,710 हम ट्रैवल कर रहे हैं 2 बार, तो टोटल किलोमीटर कितना हो गया, 10,710 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21420 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय रेट है 0.3 दैट इज इक्वल टू 6426, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है 24,000 हर 20,000 किलोमीटर के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 24,000 है हर 20,000 किलोमीटर के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास रेट कितना आ रहा है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय हम टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं अगर 10,710 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 21420 किलोमीटर्स लिख सकती हूँ, है ना। तो ये मेरे पास आ रही है वैल्यू 25704। नेक्स्ट, ड्राइवर का सैलरी, ड्राइवर्स सैलरी ये मुझे दिया हुआ है 40,000 पर ट्रक पर मंथ। तो मुझे ये एक ट्रक का दिया हुआ है, मेरे पास तो 5 ट्रक हैं, तो 40,000 को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, क्लीनर को सैलरी हम दे रहे हैं 14,000 रुपये पर ट्रक पर मंथ। यहाँ पे भी पर ट्रक का है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, दैट इज इक्वल टू 70,000। नेक्स्ट, सुपरविजन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस मुझे 30,000 पर मंथ दिए हुए हैं। ये पर ट्रक का तो है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली 30,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो मैं वही चार्ज कर सकती हूँ। सुपरविजन एंड अदर जनरल एक्सपेंसेस 30,000 का खर्चा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स को लोड कर रहे हो तो आपको 400 रुपये पर मेट्रिक टन पे करना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करो इस क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे जो ट्रैवल करना है वो दिल्ली से कोची करना है। दिल्ली से कोची में कितना मेट्रिक टन लेके चल रही हूँ, 15 मेट्रिक टन लेके जा रही हूँ। तो 15 मेट्रिक टन मेरे को दिल्ली में लोड करवाना पड़ा, फिर उसको मैं कोची में अनलोड की, फिर कोची में मेरे को वापस से लोड कराना पड़ा कितना, 7 किलोमीटर, और उसको लेके गई मैं दिल्ली तक। तो लोडिंग मेरी दिल्ली में भी हुई, मेरी कोची में हुई, है ना, दोनों जगह हुई। तो ये जो टोटल मेट्रिक टन आपको दिया हुआ है, वेट अप का वेट डाउन का, ये दोनों जगह मेरे को लोडिंग करनी पड़ रही है। तो इस केस में मेरे पास टोटल मेट्रिक टन का लोड कितना पड़ रहा है, लोडिंग कितना करना पड़ रहा है, 79 + 21 दैट इज इक्वल टू 100। तो मुझे 100 मेट्रिक टन को लोड करना पड़ रहा है, और हर एक मेट्रिक टन लोड करने के लिए मुझे 400 रुपये पे करना है। तो यहाँ पे आपका लोडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लोडिंग 79 मेट्रिक टन अगर मैं दिल्ली से कहीं भी जा रही हूँ, और वापस दिल्ली आते समय मेरे को 21 मेट्रिक टन लेके आना है, मल्टीप्लाइड बाय 400 पर मेट्रिक टन का रेट है। ये हो जाएगा आपके पास 40,000। ठीक, और कोई खर्चा बचा क्या हमारे पास डिप्रिसिएशन भी आ सकता है। एज हर एक ट्रक 30 लाख की है विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 7,20,000। तो यहाँ पे मैं पर किलोमीटर डिप्रिसिएशन का रेट निकाल सकती हूँ। 30 लाख का वैल्यू है, 7,20,000 किलोमीटर चल सकता है। दैट इज इक्वल टू 4.167 पर किलोमीटर मेरा डिप्रिसिएशन का रेट है। डिप्रिसिएशन रेट ₹4.167 पर किलोमीटर, मल्टीप्लाइड बाय हमने इस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितना ट्रैवल किया है, 21,420 किलोमीटर। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू 89,250। तो हमने सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको टोटल कर लो, 6,42,600 प्लस 6426 प्लस 25704 प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 89,250 दैट इज इक्वल टू 11,03,980। दिस इज माई टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट मिलने के बाद मुझे करना क्या है, टोटल कॉस्ट को एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से डिवाइड करके रेट निकालना है ना। सो यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट पर टन किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एब्सोल्यूट
टन किलोमीटर। टोटल कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 11,03,980 डिवाइडेड बाय टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है 1,89,115। 1,89,115 यह हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.84। ये जो 5.84 आया है वो रेट किसका है? पर टन पर किलोमीटर का रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है ना। हमने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की मदद से एक पूरा इन डिटेल क्वेश्चन देख लिया। अब हम जा रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे हमको कॉस्ट यूनिट मेंशन करना है हर एक इंडस्ट्री, हर एक प्रोडक्ट का जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया और 5 मार्क्स का पूछा गया है। बस आपको सिर्फ नाम लिखना था कि हर एक कॉस्ट यूनिट है क्या, है ना। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी कॉस्ट यूनिट है। इसलिए बेटर है कि हमें क्वेश्चन को देख लें और समझ लें कि कौन सी जगह पे कौन सी कॉस्ट यूनिट इस्तेमाल की जा रही है। ऑटोमोबाइल्स में आप व्हीकल्स बना रहे हो और व्हीकल्स को तुम वेट के हिसाब से तो नहीं देखते। तुम कैसे मेजर करते हो व्हीकल्स को? नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं कि कितने व्हीकल्स हमने बनाए। गैस को हम क्यूबिक मीटर के हिसाब से मेजर करते हैं। ब्रिक्स को मैं 1000 पर 1000 ब्रिक मेजर कर सकती हूँ या फिर पर ब्रिक मेजर कर सकती हूँ। पावर को मैं किलोवाट आवर में मेजर कर सकती हूँ। स्टील को पर टन में। ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड अगर सामान का हो रहा है तो टन किलोमीटर में आप मेजर करोगे, अगर पैसेंजर का हो रहा है तो पैसेंजर किलोमीटर में मेजर करोगे। केमिकल को लीटर, केजी, टन में मेजर किया जा सकता है। ऑयल को पर बैरल, सीमेंट को टन्स में और ब्रूइंग को पर बैच या फिर पर बैरल मेजर किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है फिक्स कॉस्ट, जिसको हम स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है नहीं कर रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा तो लगेगा ही, जैसे रेंट का, डिप्रिसिएशन का। नेक्स्ट होता है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों के नेचर होते हैं। इसके अंदर मोस्टली रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आता है। एंड लास्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा खर्चा जो जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो तो बढ़ रहा है, अगर आप कम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कम हो रहा है। ठीक है, तो हम हमारे खर्चों को सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 कैटेगरी में बांटते हैं। ना यार, जब तुम गुड्स प्रोवाइड करते हो ना तो ऐसा कोई झंझट नहीं होता कि हर एक टाइप के गुड्स के लिए हमको अलग कॉस्टिंग मेथड फॉलो करना है। बिल्कुल नहीं, चाहे मैं मैगी बनाऊं या कैलकुलेटर बनाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो कॉस्टिंग का मेथड होगा, जिस तरीके से मैं खर्चों को शो करूंगी वो सेम ही होगा। लेकिन जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज बहुत अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही अलग सर्विस है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल एक बहुत ही अलग सर्विस है एज़ कम्पेयर टू होटल। तो हम यही देखने वाले हैं कि डिफरेंट सर्विस एरिया में किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। हमारा मेन एम होगा ट्रांसपोर्ट, होटल और हॉस्पिटल के कॉस्टिंग मेथड को समझना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ होटल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ लॉजिंग होम इज बिंग रन इन अ स्मॉल हिल स्टेशन विथ 50 सिंगल रूम्स। 50 सिंगल रूम का एक लॉजिंग होम है जो रन किया जा रहा है इन स्मॉल हिल स्टेशन। The home offers concessional rate during 6 off-season months in a year. During this period, half of the room rent is charged. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको हम वर्किंग नोट बना के यहाँ पे लिखते जाते हैं। हमारे पास लॉजिंग होम है। ये लॉजिंग होम में टोटल 50 रूम्स अवेलेबल हैं। टोटल हमारे पास 12 महीने हैं। ये 12 महीने को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ऑफ सीजन, दूसरा है सीजन। ऑफ सीजन के टोटल हैं 6 मंथ्स, सीजन के टोटल हैं 6 मंथ्स। इसके साथ साथ बोला जा रहा है जो ऑफ सीजन वाला पीरियड है उसमें आप हाफ रेंट चार्ज करोगे। तो सीजन वाले पीरियड में हम कितना चार्ज करेंगे? फुल रेंट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, द प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं हम? 20% ऑफ द रूम रेंट। फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमको एज्यूम करना है कि एक मंथ में टोटल 30 डेज हैं। ठीक है, ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन 80% है। तो अगर मैं बात करूँ सीज़न की तो सीज़न में ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%। मतलब अगर मेरे पास टोटल 50 रूम्स हैं तो इसका 80% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 40 रूम्स आते हैं। तो सीज़न के टाइम पे 40 रूम ऑक्यूपाई किए जाएंगे। वहीं ऑफ सीज़न के टाइम पे कितनी ऑक्यूपेंसी है? 40%। तो 50 रूम का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँ तो ऑफ सीज़न में टोटल 20 रूम्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमें सारे खर्चे दिए हुए हैं, खर्चे दिए हुए हैं तो मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकती हूँ, है ना। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। सबसे पहला खर्चा है स्टाफ सैलरी, जिसमें रूम अटेंडेंट की सैलरी नहीं है, मतलब रूम अटेंडेंट का अलग से इंफॉर्मेशन दिया होगा, है ना। स्टाफ सैलरी है 2,75,000। नेक्स्ट रिपेयर्स टू बिल्डिंग 1,30,500। नेक्स्ट लॉन्ड्री एंड लिनन 40,000। इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री 87,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस 95,400। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एनुअल डिप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे 15%। बिल्डिंग का और फर्नीचर का जो अमाउंट है, वैल्यू है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट हम होम में कर रहे हैं 100 लाख का, जिसमें से 80 लाख बिल्डिंग में किया जा रहा है। तो जो डिप्रिसिएशन मैं बिल्डिंग में चार्ज करूँगी वो 80 लाख के ऊपर चार्ज होगा। 80 लाख का 5% हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट एंड बैलेंस फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो 100 लाख का 80 लाख बिल्डिंग के लिए है, बचा हुआ 20 लाख किसका होगा, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का होगा, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 15%। सो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 20 लाख का है, इस पे हम 15% चार्ज करने वाले हैं। सो 80 लाख का 5% इज 4 लाख, 20 लाख का 15% इज 3 लाख, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 7 लाख। नेक्स्ट रूम अटेंडेंट को हम 5 रुपये पर रूम डे पे कर रहे हैं। रूम अटेंडेंट कितना पे किया जा रहा है, 5 रुपये पर रूम डे। पर रूम डे मतलब पर रूम पर डे के हिसाब से उसको 5 रुपये मिल रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर रूम पर डे कितनी वैल्यू आ रही है ना। सो वर्किंग नोट नंबर 2 हम यहाँ पे बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ पर रूम पर डे, या फिर आप पर रूम डे भी इसको बोल सकते हो, है ना। इसके लिए मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मुझे क्या चाहिए होगा, पर रूम पर डे मुझे निकालना है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो, आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है ना, तो आपको एब्सोल्यूट बेसिस ही फॉलो करना है, आप कमर्शियल बेसिस नहीं फॉलो करोगे, है ना। तो एब्सोल्यूट बेसिस की मदद से अगर मैं पर रूम डे निकालना चाहूँ तो मुझे चाहिए होंगे नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ डेज, और उन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करूँगी। 2 सिचुएशंस है मेरे पास, पहली है सीजन वाली, दूसरा है ऑफ सीजन। सीजन में मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूम्स मेरे पास 40 है इन सीजन। कैसे निकला, टोटल 50 रूम्स थे, एज सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी हुई, तो हमारे पास 40 रूम्स अवेलेबल हैं। 50 रूम्स थे, 80% ऑक्यूपेंसी हुई, तो 40 रूम्स अवेलेबल हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ रूम्स। मल्टीप्लाई इसको मैं किससे करूँगी, नंबर ऑफ डेज से। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो सीजन के समय टोटल 6 महीने हैं और हर एक महीने में 30 दिन है ना, जो हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है। तो 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय 30 दिन, तो ये मेरे डेज हो गए। तो मैं डेज को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, रूम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ताकि हमारे पास एब्सोल्यूट बेसिस में वैल्यू मिल जाए, दैट इज इक्वल टू 7,200। ठीक है, सिमिलर वे में हम ऑफ सीजन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रूम हमारे पास 50 है, ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी है, 40%, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ सीजन में मंथ्स कितने हैं, 6 मंथ्स, मल्टीप्लाइड बाय डेज कितने हैं, 30 डेज। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3,600। तो टोटल रूम डेज कितने हो गए, 7,200 सीजन वाले, 3,600 ऑफ सीजन वाले। तो टोटल रूम डे है हमारे पास 10,800 रूम डेज। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, रूम अटेंडेंट का अमाउंट 5 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 10,800, दैट इज इक्वल टू 54,000। नेक्स्ट, मंथली लाइटिंग चार्जेस हैं 120 पर रूम, एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर, जहाँ पे हम 30 रुपीज़ पर रूम चार्ज करते हैं मंथली लाइटिंग चार्जेस। ठीक है, सो वर्किंग नोट नंबर 3 हम बना रहे हैं लाइटिंग चार्जेस के लिए। लाइटिंग चार्जेस का 2 कैटेगरी मुझे दिया हुआ है, एक है 120 पर रूम और दूसरा है
4 महीने विंटर के लिए 30 रुपीज़ पर रूम। अगर 4 महीने 30 रुपीज़ चार्ज हो रहा है तो पूरे साल भर में कितने महीने और बचे? 8 महीने। तो बचे हुए 8 महीने में हम कितना रूम लाइटिंग चार्जेस चार्ज करने वाले? 120 रुपीज़ पर रूम। लाइटिंग चार्जेस के लिए हमने बाइफरकेशन किया है 8 महीने और 4 महीने का। लेकिन अगर आप देखो तो हमने जो रूम्स का कैलकुलेशन के लिए बाइफरकेशन किया था वो 6 मंथ्स और 6 मंथ्स का किया था ऑफ सीजन और सीजन के हिसाब से। तो अब मैं कैसे पता करूं कि भाई ये जो 8 महीने दिए हैं वो कौन से वाले हैं? ये सीजन वाले हैं 6 महीने, या फिर ऑफ सीजन वाले इसमें 6 महीने हैं, और बचे हुए 2 महीने सीजन वाले 2 महीने कि ऑफ सीजन वाले 2 महीने? कैसे पता किया जाएगा? तो इसके लिए ना एक चीज़ समझो। पहली बात तो जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वो हिल स्टेशन का दिया हुआ है, और हिल स्टेशन में लोग कब जाते हैं? जब गर्मी होती है ज़्यादा, है ना। तो जो सीजन वाले मंथ्स हैं वो ऐसे पीरियड होंगे जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस कहाँ ज़्यादा लग रहा है? ये 8 महीने में ज़्यादा लग रहा है ना। तो ये 8 महीने में से 6 महीने सीजन वाले हैं, बचा हुआ 2 महीना ऑफ सीजन वाला है, ठीक है। तो ये जो विंटर वाले 4 महीने होंगे वो कौन से होंगे? ऑफ सीजन के, ठीक है। अब देखो 6 महीने अगर सीजन के हैं तो इसमें मैं कितना टोटल लाइटिंग चार्जेस चार्ज करूंगी? 6 महीने मल्टीप्लाइड बाय टोटल रूम है हमारे पास 50, लेकिन ऑक्यूपेंसी सीजन के टाइम पे हमारे पास ऑक्यूपेंसी सिर्फ 80% है। तो 50 का 80% मल्टीप्लाइड बाय रूम का रेंट के रूम का लाइटिंग चार्जेस कितना है? 120 रुपीज़ है। ये 120 रुपीज़ पर रूम बेसिस में है, और ये पूरे 1 महीने का चार्ज है ना। पर रूम पर डे बेसिस में नहीं है। पर रूम पर डे बेसिस में होता तो हम इसके हिसाब से चार्ज करते। हम ये पर रूम पर डे की जो कैलकुलेशन हमने की है उसके हिसाब से चार्ज करते, लेकिन पर रूम पर डे नहीं है, ये पर रूम बेसिस में। इसीलिए हमने सिर्फ नंबर ऑफ रूम्स को यहाँ पे लिया है, उसको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके जो हर एक मंथ का रेंट था, हर एक मंथ का लाइटिंग चार्जेस था, उससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ रही है 28,800 ना। जो 2 महीने ऑफ सीजन वाले हैं 2 मंथ्स हैं, इसमें मेरे पास टोटल रूम है 50, लेकिन ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी है? 40%, है ना। 50 रूम तो है लेकिन इनकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 40% है। मल्टीप्लाइड बाय लाइटिंग चार्जेस कितना है? 120 रुपये। दैट इज इक्वल टू 4,800 रुपीज़ ये 2 महीने का चार्ज आ रहा है। बचे हुए 4 महीने का कैलकुलेशन अगर हम करें तो 4 महीने हैं, 50 रूम्स हैं, ऑफ सीजन है, तो ऑक्यूपेंसी कितनी होगी? 40% मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना है? 30 रुपीज़। दैट इज इक्वल टू 2,400 रुपीज़। टोटल कर लो। टोटल लाइटिंग चार्जेस हो जाएगा 28,800 प्लस 4,800 प्लस 2,400, दैट इज इक्वल टू 36,000 मेरा टोटल लाइटिंग चार्जेस आ रहा है, ठीक है। सो लाइटिंग चार्जेस हमने वर्किंग नोट नंबर 3 बना के इसको कैलकुलेट किया है 36,000। इन खर्चों को टोटल कर लो। 14,18,400 का मेरे पास टोटल कॉस्ट आ रहा है। इसके ऊपर मैं प्रॉफिट चार्ज करूंगी। प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि आपको 20% ऑफ द रूम रेंट प्रॉफिट चार्ज करना है। एट 20% ऑफ रूम रेंट आप जब प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में चार्ज कर लेते हो तो कहाँ पहुँच जाते हो? टोटल रेवेन्यू पे। और इस पर्टिकुलर केस में हम जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं वो किससे अर्न कर रहे हैं? रूम रेंट से ही अर्न कर रहे हैं। तो ये टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप, इसको टोटल रूम रेंट भी बोल सकते हो। तो प्रॉफिट जो 20% चार्ज किया जाना है वो टोटल रूम रेंट के ऊपर ही चार्ज होगा, पर रूम रेंट तो मुझे पता ही नहीं है। इन दैट केस हम एज्यूम करते हैं कि जो टोटल रूम रेंट है हमारा वो 100 है। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% ऑफ रूम रेंट, दैट इज इक्वल टू 20, है ना। तो अगर मैं 100 में से 20 माइनस कर दूँ तो 80 का मेरा खर्चा आ रहा है। खर्चा तो हमको पहले से ही पता है कि 14,18,400 है। तो इसकी मदद से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ। हम बोलेंगे कि 14,18,400 का हमारा खर्चा है जो 80 को डिनोट करता है, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास प्रॉफिट है 20 का, है ना। तो इसकी मदद से मेरा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा 14,18,400 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 3,54,600 प्लस 14,18,400, दैट इज इक्वल टू 17,73,000 इज माई टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है देखो।
आपको कैलकुलेट करना है रूम रेंट चार्जेबल पर डे, सीजन में कितना चार्ज किया जाएगा और ऑफ सीजन में कितना चार्ज किया जाएगा, है ना। अब हम एक और वर्किंग नोट यहाँ पे बनाते हैं कि रूम रेंट चार्जेबल पर रूम पर डे के हिसाब से कितना होगा, है ना। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझना। हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, हमको निकालना था कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो हमने लिया था टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। सिमिलर वे में मुझे यहाँ पे निकालना है रूम रेंट चार्जेबल पर रूम पर डे। तो मैं ऊपर में क्या लूँगी, टोटल रूम रेंट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट, वहाँ पे टन किलोमीटर मेरी कॉस्ट यूनिट थी, यहाँ पे रूम डेज मेरी कॉस्ट यूनिट है, तो एब्सोल्यूट रूम डेज हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। रूम डेज हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 10,800, बट द थिंग इज अगर आप देखो तो इसमें ऑफ सीजन के जो 6 महीने हैं उसमें तो तुम हाफ ही रेंट चार्ज कर रहे हो, और जो सीजन के 6 महीने हैं उसमें तुम फुल रेंट चार्ज कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो ऑफ सीजन के 3,600 रूम डेज आ रहे हैं, इसमें मेरा रूम रेंट सिर्फ 50% चार्ज किया गया है, वहीं सीजन के 7,200 रूम डेज में मैंने 100% रूम रेंट चार्ज किया है। इन दैट केस क्या ये 7,200 और 3,600 रूम डेज का जो बेस है वो सेम है क्या? आंसर इज नो। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि दोनों जगह जो रूम रेंट चार्ज किया जा रहा है वो अलग अलग है। इसीलिए मैं इन दोनों का टोटल करके 10,800 लेके यहाँ पे इसको टोटल रेवेन्यू से डिवाइड नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो इस केस में चाहे वो सीजन हो चाहे वो ऑफ सीजन हो, दोनों केस में मेरा रेंट इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमको पहले ही बोल दिया गया है कि ऑफ सीजन में तुमको हाफ रेंट चार्ज करना है, तो हमको ना यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने की ज़रूरत है। तो हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 4, जहाँ पे हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट फुल रेंट रूम डेज। हम क्या कर रहे हैं पता है, हम ना इस केस में जो 50% रूम रेंट चार्ज किया गया है ना, उसके इक्विवेलेंट हम फुल रेंट रूम डेज कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे कैलकुलेशन होगा देखो, हमारे पास 2 सिचुएशन है, पहली है सीजन, दूसरा है ऑफ सीजन, है ना। रूम डेज हमको पता है कि ऑफ सीजन और सीजन में कितने हैं, सीजन में है 7,200, ऑफ सीजन में है 3,600। रेंट कितना चार्ज किया जा रहा है परसेंटेज वाइज वो हमको पता है कि 7,200 रूम डेज पे आज सीजन वाले हैं तो हम फुल रेंट चार्ज करेंगे, मतलब 100% चार्ज करेंगे। ऑफ सीजन में हम सिर्फ हाफ रेंट मतलब 50% चार्ज करेंगे। इसकी मदद से हम निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट फुल रेंट रूम डेज, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 7,200 को 100% से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज इक्वल टू 7,200, और मैं 3,600 को 50% से मल्टीप्लाई करूंगी, दैट इज इक्वल टू 1,800। तो टोटल मेरे पास आ रहा है 9,000। दिस इज माई इक्विवेलेंट फुल रेंट रूम डेज, ठीक है। हमने किया क्या, हमने ऑफ सीजन वाले जो 50% रूम डेज थे उसको मैंने 100% रेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब क्या होगा समझना, आप 3,600 रूम डेज के ऊपर 50% रेंट कमाओ या फिर 1,800 यूनिट्स पे तुम 100% रेंट कमाओ, दोनों में जो टोटल रेंट आपका आएगा वो एकदम सेम रहेगा, है ना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई 2 चॉकलेट बेच के तुम 2 रुपये कमाओ या फिर 1 चॉकलेट बेच के तुम 4 रुपये कमाओ, दोनों में टोटल अमाउंट जो तुम कमा रहे हो वो 4 ही रुपये है ना। इन दैट केस यही चीज़ हमने ये ऑफ सीजन वाले में किया कि 3,600 रूम 50% के रेंट पे कमाओ या फिर 1,800 पे तुम 100% रेंट कमाओ, दोनों सिचुएशन पे आपका जो टोटल रेंट आएगा वो सेम होगा, है ना। नाउ 7,200 भी 100% रेंट के हिसाब से और 1,800 भी 100% रेंट के हिसाब से, मतलब दोनों सिचुएशंस का बेस सेम है। तो ये जो 9,000 मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आए हैं ये पूरे 100% के हिसाब से, है ना। तो अब मैं इसको एब्सोल्यूट कॉस्ट यूनिट की जगह पे इस्तेमाल कर सकती हूँ, है ना, एब्सोल्यूट कॉस्ट यूनिट की जगह पे इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसकी मदद से कैलकुलेशन करेंगे। टोटल रूम रेंट मेरे पास कितना है 17,73,000 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रूम डेज हमने कितने निकाले 9,000, दैट इज इक्वल टू 197 रुपीज़ पर रूम पर डे मेरा रेंट आया है। अब यहाँ पे जो ये 9,000 यूनिट्स थे ये पूरे फुल रेंट के हिसाब से थे, मतलब ये जो मेरा रेंट आया है पर रूम पर डे बेसिस में वो फुल रेंट के लिए आया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या कि सीजन
में जो मेरे को फुल रेंट चार्ज करना है वो होगा 197 रुपीज़ पर रूम पर डे। लेकिन ऑफ सीज़न में तो मैं हाफ रेंट चार्ज करने वाली हूँ ना, तो ऑफ सीज़न का रेंट कितना होगा 197 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 197 मल्टीप्लाइड बाय 58% भी आप कर सकते हो। तो ये वैल्यू आएगी 98.5 पर रूम पर डे। ठीक है, तो हमने सीजन एज वेल एज ऑफ सीजन दोनों का रेंट निकाल लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर है इक्विवेलेंट यूनिट्स का कैलकुलेशन, है ना। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, जितना आपको रेंट का परसेंटेज दिया था हमने सिर्फ उससे उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। ठीक है, चलो ना नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, XYZ रन्स अ हॉलीडे होम। फॉर दिस पर्पस इन्होंने हायर किया एक बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ अलॉन्ग विद 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो ये रेंट कितना पे कर रहे हैं पता है, 10,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं, साथ साथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग भी ये रेंट की तरह पे कर रहे हैं। टोटल टेकिंग मतलब बोल सकते हो आप टोटल रेवेन्यू जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा उसका 5% भी रेंट की तरह जाएगा। ठीक है, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ स्यूट्स फॉर इट्स कस्टमर्स, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। हम 3 अलग अलग टाइप के रूम्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। सिंगल रूम हमारे पास 100 है, ऑक्यूपेंसी 100% है। डबल रूम 50 है 80% ऑक्यूपेंसी के साथ। ट्रिपल रूम 30 है 60% ऑक्यूपेंसी के साथ। ठीक है, नाउ द रेंट ऑफ डबल रूम सूट्स इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम सूट। क्या बोल रहा है समझना, डबल रूम का जो रेंट होगा वो 2.5 टाइम्स होगा सिंगल रूम के रेंट से। ठीक है, नेक्स्ट एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ द डबल रूम सूट। ट्रिपल रूम का जो रेंट है वो ट्वाइस है डबल रूम रेंट के। ठीक है, तो मैं क्या ट्रिपल रूम रेंट को ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 2 इंटू डबल रूम रेंट। डबल रूम रेंट की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू सिंगल रूम रेंट। ठीक है ना, अब मुझे सारे के सारे खर्चे दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। आप नोटिस करो यार, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम है, लेकिन जो खर्चे दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो पूरे एक साथ दिए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है 20% आपको टोटल टेकिंग के ऊपर चार्ज करना है और हमको एज्यूम करना है 360 डेज इन अ ईयर। आपको कैलकुलेट करने बोला जा रहा है रेंट कितना चार्ज किया जाएगा हर एक टाइप ऑफ सूट में। अब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स हैं, लेकिन खर्चा तो सबका एक साथ दिया हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम को इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब यार देखो, यहाँ पे मैं सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम तीनों को सिंगल रूम के हिसाब से लिख सकती हूँ। कैसे, आप देखो यहाँ पे डबल रूम का सिंगल रूम के हिसाब से मेरे को रिलेशनशिप पता है, ट्रिपल रूम का भी सिंगल रूम के साथ क्या रिलेशनशिप है मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, सिंगल रूम को सिंगल रूम के हिसाब से शो कर सकती हूँ, डबल रूम को भी सिंगल रूम के हिसाब से शो कर सकती हूँ, ट्रिपल रूम को भी सिंगल रूम के हिसाब से शो कर सकती हूँ। तो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स पे हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं वो सिंगल रूम पे कर रहे हैं, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल रूम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे पास सूट्स 3 टाइप के हैं। पहला है सिंगल रूम, दूसरा है डबल रूम और तीसरा है ट्रिपल रूम। इनकी ऑक्यूपेंसी हम निकाल सकते हैं क्या, कि पूरे साल भर में ये कितने टाइम पीरियड के लिए ऑक्यूपाइड थे। ठीक है, सो सिंगल रूम का अगर आप देखो तो टोटल हमारे पास 100 रूम्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय इनका ऑक्यूपेंसी कितना है 100%, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पूरे साल भर में कितने दिन है 360 डेज अ ईयर। तो टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई सिंगल रूम की 36,000। डबल रूम की ऑक्यूपेंसी देखो, 50 रूम्स हैं 80% ऑक्यूपाई किया गया है, 50 रूम्स 80% ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक साल में 360 दिन है। तो 50 इंटू 80% इंटू 360 दैट इज इक्वल टू 14,400। एंड लास्ट सिचुएशन पे 30 रूम्स हैं 60% ऑक्यूपाइड है, 30 इंटू 60% मल्टीप्लाइड बाय 360 दैट इज इक्वल टू 6480। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑक्यूपेंसी पता चल गई कि पूरे साल भर में सिंगल रूम 36,000 बिके, डबल रूम 14,400 एंड ट्रिपल रूम 6480। ना इसके हिसाब से हम इक्विवेलेंट सिंगल रूम कैलकुलेट करेंगे।
तो देखो यार, सिंगल रूम 36,000 है, इसको अगर मैं सिंगल रूम में कन्वर्ट करूंगी तो एट लास्ट 36,000 ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो है ही सिंगल रूम, इसको क्या ही कन्वर्ट करोगे तुम। नेक्स्ट, डबल रूम की अगर हम बात करें तो डबल रूम का बोला गया रिलेशनशिप विद सिंगल रूम है 2.5 टाइम्स। मतलब मैं एक डबल रूम को रेंट पे दूँ या फिर 2.5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2.5 सिंगल रूम को रेंट पे दूँ, दोनों सिचुएशंस पे जो मैं रेंट कमाने वाली हूँ वो सेम होगा, है ना। तो हम क्या ये बोल सकते हैं क्या कि 14,400 डबल रूम को रेंट पे दो या फिर 14,400 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 36,000 सिंगल रूम को रेंट पे दो, दोनों सिचुएशन पे जो तुम रेंट कमाओगे वो सेम होगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर आप ट्रिपल रूम के लिए देखो तो ट्रिपल रूम के लिए बोला गया है कि भाई तुम एक ट्रिपल रूम को रेंट पे दो या फिर 2 इंटू 2.5 इंटू 1 सिंगल रूम को रेंट पे दो दैट इज इक्वल टू 5 सिंगल रूम को रेंट पे दो, दोनों सिचुएशंस पे जो तुम रेंट कमाओगे वो सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे 6480 यूनिट्स हैं ऑफ ट्रिपल रूम मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 32,400 सिंगल रूम्स। तो मैं 6480 ट्रिपल रूम रेंट पे दूँ या फिर 32,400 सिंगल रूम रेंट पे दूँ, दोनों सिचुएशंस में जो रेंट कमाने वाली हूँ मैं वो सेम रहने वाला है, ठीक है। इन दैट केस मैंने सारे के सारे रूम्स को सिंगल रूम के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। इसको टोटल कर लो, 36,000 प्लस 36,000 प्लस 32,400 दैट इज इक्वल टू 1,04,400। दिस इज माई इक्विवेलेंट सिंगल रूम्स। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, उसको मैं इक्विवेलेंट सिंगल रूम से डिवाइड करूंगी तो मुझे सिंगल रूम का रेंट पता चल जाएगा। और अगर सिंगल रूम का रेंट पता चल गया तो डबल रूम का रेंट निकालने के लिए क्या करना है, 2.5 से सिंगल रूम के रेंट को मल्टीप्लाई करना है और ट्रिपल रूम का निकालने के लिए 2 इंटू 2.5 इंटू सिंगल रूम का रेंट करना है, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे सारे के सारे खर्चे और रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है। हमारे सारे खर्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टाफ सैलरी है 14,25,000, रूम अटेंडेंट का वेज है 4,50,000, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर इज 2,15,000, repairs and renovation 1,23,500, laundry charges 80,500, interior decoration 74,000, and last is sundries 1,53,000। इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास रेंट भी चार्ज किया जा रहा है। रेंट कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग। सो रेंट 10,000 रुपये पर मंथ, मतलब 10,000 इंटू 12, है ना, क्योंकि पूरे साल भर का खर्चा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग, ठीक है। तो टोटल कर लो सारे खर्चे, 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 1,23,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 प्लस 1,53,000 प्लस 1,20,000 दैट इज इक्वल टू 26,41,000 यहाँ पे आ रहा है, प्लस ये 5% ऑफ टोटल टेकिंग। ये बन गया मेरा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ऊपर मैं प्रॉफिट चार्ज करूँगी। प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, 20% ऑफ टोटल टेकिंग आप प्रॉफिट चार्ज करोगे। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू बोल लो या फिर टोटल टेकिंग बोल लो, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। टोटल टेकिंग का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 26,41,000 प्लस 5% ऑफ टोटल टेकिंग प्लस 20% ऑफ टोटल टेकिंग, तो टोटल कितना हो गया, 25% ऑफ टोटल टेकिंग। तो इसकी मदद से हम टोटल टेकिंग निकाल सकते हैं। टोटल टेकिंग इज इक्वल टू कितना वैल्यू है, 26,41,000 प्लस 25% ऑफ टोटल टेकिंग दैट इज इक्वल टू 25% हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 75% ऑफ टोटल टेकिंग इज इक्वल टू 26,41,000। टोटल टेकिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
26,41,000 divided by 75%. That is equal to 35,21,333 is my total taking. ठीक है, अब मुझे टोटल टेकिंग पता चल गया है, मुझे इक्विवेलेंट सिंगल रूम का वैल्यू पता है ना। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि रूम रेंट चार्जेबल पर रूम डे इन केस ऑफ सिंगल रूम कितना चार्ज किया जाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना है 35,21,333 डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पे टोटल सिंगल रूम कितने हैं 1,04,400। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 33.73 पर रूम पर डे बेसिस में हम चार्ज करेंगे फॉर सिंगल रूम। सिमिलर वे में हम डबल रूम के लिए निकाल सकते हैं। डबल रूम का रेंट कितना बोला गया है 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, है ना। तो सिंगल रूम का रेंट है अगर 33.73, इसका मैं 2.5 टाइम्स निकालूं तो ये हमारे पास आता है 84.323। दिस इज माय रूम रेंट फॉर सिंगल रूम। नेक्स्ट पर डे होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ट्रिपल रूम के लिए निकालना चाहें तो सिंगल रूम के बेसिस में ही है ट्रिपल रूम का भी 2 इंटू 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम रेंट। तो सिंगल रूम का रेंट हमने लिख लिया मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, दैट इज इक्वल टू 168.65 पर रूम पर डे मेरा ट्रिपल रूम का रेंट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है डिफरेंट रूम्स के रेंट की। यहाँ पे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना। अगर ये वाला पार्ट कर लिया तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो बहुत ही आसान है ना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ना पूरा का पूरा सेम है क्वेश्चन नंबर 4 से, मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिया गया है, बाकी सेम चीज़ें करनी है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो आई सजेस्ट यू कि ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि इक्विवेलेंट फुल रेंट रूम डे आपका 8,000 आना चाहिए, लाइटिंग चार्जेस टोटल 72,000 के होंगे, टोटल कॉस्ट 29,44,800 होगी, रूम रेंट सीजन का 204.5 होगा, ऑफ सीजन का 102.25 होगा। तो इससे अपना आंसर मैच कर लेना और खुद से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी has been given a route of 20 किलोमीटर लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। कंपनी के पास टोटल 10 बसेस हैं, हर एक बस का कॉस्ट है 50,000 और लाइफ है 5 साल विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं डिप्रिसिएशन इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ कि 50,000 की वैल्यू का हमारे पास बसेस हैं, 10 बसेस हैं डिवाइडेड बाय 5। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती है तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं, पर नहीं है तो यहाँ पे मेरा जो डिप्रिसिएशन आ रहा है वो 1 लाख रुपीज़ आ रहा है टोटल पर एनम बेसिस में, है ना। पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन का 1 लाख रुपए का होगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्जेस मुझे दिए हुए हैं 3% पर एनम। अब यहाँ पे मुझे सारे के सारे खर्चे दिए हुए हैं, खर्चों की मदद से मुझे निकालने बोला है कि बस फेयर बताओ कितना चार्ज करना चाहिए हमको हर एक पैसेंजर से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सारे खर्चे यहाँ पे शो कर देते हैं। सबसे पहला खर्चा है मेरा डिप्रिसिएशन, कितना है 1 लाख का। नेक्स्ट इंश्योरेंस चार्ज दिया हुआ है, कितना है 3% पर एनम। तो 3% पर एनम मेरे को अगर इंश्योरेंस चार्ज लेना है तो मैं किसके बेसिस पे लूँगी, इंश्योरेंस किसका कराया जा रहा होगा, हमारी बसेस का। बसेस कितने की है 50,000 की है, 10 बसेस हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3% इनका इंश्योरेंस चार्ज है, दैट इज इक्वल टू 15,000। नेक्स्ट टोटल गैराज चार्जेस है, नहीं एनुअल टैक्स है हर एक बस का 1,000, है ना। एनुअल टैक्स से मतलब पूरे साल भर का है, 1,000 है हर एक बस का। टोटल बसेस कितनी है 10 हैं, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 10,000। नेक्स्ट टोटल गैराज चार्जेस हमको दिए हुए 1,000 पर मंथ। टोटल गैराज चार्जेस 1,000 पर मंथ है। टोटल मंथ्स कितने होते हैं साल भर में 12 होते हैं। देखो यार, अगर तुम खर्चे लिख रहे हो और सारे खर्चे तुम साल भर के हिसाब से लिख रहे हो तो सारे खर्चे का कैलकुलेशन भी आपका साल भर के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ खर्चे पर मंथ बेसिस में लिख दिए, कुछ साल भर में लिख दिए, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप साल भर के हिसाब से सारी चीज़ें लिख रहे हो तो सब कुछ साल भर के हिसाब से ही कैलकुलेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 12,000। नेक्स्ट
ड्राइवर सैलरी फॉर ईच बस, हम 150 पर मंथ ड्राइवर को सैलरी देते हैं। ड्राइवर की सैलरी है 150 रुपये पर मंथ, टोटल मंथ्स कितने हैं 12। और अगर आप देखो तो हर एक बस का ड्राइवर का सैलरी 150 है, तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सारे बसेस का आ जाएगा 150 इंटू 12 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 18,000। नेक्स्ट, कंडक्टर का सैलरी हर एक बस के लिए है 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 रुपीज़ पर मंथ देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय कितनी बसेस हैं 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 12,000। नेक्स्ट, एनुअल रिपेयर्स टू ईच बस, हर एक बस में 1000 रुपये का एनुअल रिपेयर होता है। एनुअल रिपेयर 1000 रुपये का हर एक बस में होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 10,000। नेक्स्ट, कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली, कमीशन कितना दिया जा रहा है 10% ऑफ द टेकिंग्स, टेकिंग्स मतलब जो टोटल रेवेन्यू होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका 10% हम कमीशन देंगे, वो कमीशन ड्राइवर और कंडक्टर अपने बीच में शेयर कर लेंगे, है ना। तो ये कमीशन वाली इंफॉर्मेशन को लास्ट में लिखते हैं, हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी है 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 6,000। नेक्स्ट, मैनेजर का सैलरी है 2000 पर मंथ, सारे खर्चे हम लिखेंगे रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो ये हो गया 24,000। अकाउंटेंट का सैलरी है 1500 पर मंथ, 1500 इंटू 12 करें अगर हम, तो ये वैल्यू आती है 18,000। ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रोल एंड ऑयल मुझे दिया हुआ है 25 रुपये पर 100 किलोमीटर, पेट्रोल एंड ऑयल मुझे चार्ज करना है 25 रुपये पर 100 किलोमीटर, तो मेरे को पर किलोमीटर का रेट पता चल जाएगा, दैट इज़ 0.25 पर किलोमीटर। अब मुझे देखना पड़ेगा कि जो मेरी बसेज है वो कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ नंबर ऑफ किलोमीटर से, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाए, है ना। तो जो नंबर ऑफ किलोमीटर मैं यहाँ पे देखूंगी वो कैसा देखूंगी, पूरे साल भर का देखूंगी, क्योंकि कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो पूरे साल भर के हिसाब से कर रहे हैं। तो आगे अगर आप इन्फॉर्मेशन देखो तो दिया हुआ है कि हर एक बस 3 राउंड ट्रिप मार रही है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास है 10 बसेस, ये कितना ट्रैवल करती है, ये 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है अगर एक जगह जा रही है। तो अगर उधर से वापस भी आना है तो फिर से 20 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा। इन दैट केस 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना एक राउंड ट्रिप बनता है, मतलब मेरे को 2 बार 20 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने राउंड ट्रिप्स हैं, 3 राउंड ट्रिप्स हैं, ठीक है। तो 10 बसेस 20 किलोमीटर जाती हैं, 2 राउंड ट्रिप 2 बार आना जाना करती हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 राउंड ट्रिप्स वो मारती हैं। द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ वो चलेंगी, और एज हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पूरे 12 महीने के लिए कर रहे हैं, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 बसेस 20 किलोमीटर, 2 ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 3 राउंड ट्रिप्स मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 3,60,000 किलोमीटर यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। सो इसकी मदद से मैं पेट्रोल का कैलकुलेशन कर सकती हूँ। 3,60,000 किलोमीटर हम पूरे साल भर में ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 0.25 पर किलोमीटर का रेट है, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आती है 90,000, ठीक। अब लास्ट वाला खर्चा हमारे पास बचा, दैट इज कमीशन। कमीशन है कितना, 10% ऑफ द टेकिंग्स। डन, टोटल कर लो, सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, टोटल हो रहा है 3,15,000। 3,15,000 प्लस 10% ऑफ टेकिंग इज माई टोटल कॉस्ट, ठीक है। इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, 15% ऑन टेकिंग। प्रॉफिट इज 15% ऑफ टेकिंग। तो टोटल जो मेरा रेवेन्यू आएगा वो कितना होगा,
3,15,000 प्लस 10% ऑफ टेकिंग यहाँ पे दिया हुआ है, 15% ऑफ टेकिंग यहाँ पे दे दिया है, टोटल कितना हो गया 25% ऑफ टेकिंग, है ना। तो टेकिंग या फिर बोल लो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 3,15,000 प्लस 25% ऑफ टेकिंग, है ना। ये भी टेकिंग के बेसिस में, ये भी टेकिंग के बेसिस में, तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो मेरा हो गया 75% ऑफ टेकिंग इज इक्वल टू 3,15,000। टेकिंग इज इक्वल टू 3,15,000 को डिवाइड कर दो 75% से, तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 4,20,000। 4,20,000 इज माई टोटल टेकिंग या फिर टोटल रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, है ना। मुझे क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है, कैलकुलेट करना है बस फेयर जो हम चार्ज करेंगे हर एक पैसेंजर से। तो मुझे निकालना है फेयर, बस फेयर पर पैसेंजर। पर पैसेंजर जो मैं फेयर चार्ज करूंगी वो पर किलोमीटर बेसिस में चार्ज करूंगी, है ना। तो बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मुझे पहले तो निकालना पड़ेगा कि पैसेंजर किलोमीटर कितना है ना। पैसेंजर किलोमीटर का जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, एब्सोल्यूट बेसिस के हिसाब से करेंगे। मुझे पता है कि कितने किलोमीटर्स ट्रैवल हो रहे हैं, 3,60,000। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ एब्सोल्यूट पैसेंजर किलोमीटर, है ना। तो मुझे इसके लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स। नंबर ऑफ किलोमीटर्स हमने पहले ही निकाल लिया है, 3,60,000 है ना। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 पैसेंजर्स हर एक ट्रिप में होते हैं, ठीक है। सो 40 पैसेंजर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3,60,000 अगर आप करो तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 1,44,00,000, ठीक है। तो ये हो गए 1,44,00,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, ठीक है। तो मैं बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगा मेरा टोटल रेवेन्यू विच इज़ 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1,44,00,000 हमारा पैसेंजर किलोमीटर है। दैट इज इक्वल टू 0.03 पर पैसेंजर पर किलोमीटर आप रेट चार्ज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे यही निकालने बोला था। डन, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संत ट्रैवल एजेंसी इज अ बस एंड ऑपरेट्स अ टूरिस्ट सर्विस ऑन डेली बेसिस। एक बस है जो टूरिस्ट सर्विस चलाती है डेली बेसिस में। बस स्टार्ट होती है फ्रॉम न्यू सिटी टू रेस्ट विलेज एंड रिटर्न्स टू न्यू सिटी द सेम डे, है ना। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको वर्किंग नोट बना के लिखते जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही हूँ, है ना, तो ताकि हमारे पास जगह हो जाए। सबसे पहले बोला गया कि जो बस है वो न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जा रही है। न्यू सिटी से रेस्ट विलेज हम जा रहे हैं और सेम डे हम वापस भी आ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यू सिटी एंड रेस्ट विलेज इज 250 किलोमीटर। तो मैं 250 किलोमीटर जाऊंगी, 250 किलोमीटर वापस भी आऊंगी। नेक्स्ट, दिस ट्रिप ऑपरेट्स फॉर 10 days अ मंथ। ये जो हम न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जा रहे हैं ये हम 10 days के लिए करते हैं, पूरे 1 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट, द बस ऑल्सो पाइल्स फॉर अनदर 10 days बिटवीन न्यू सिटी एंड कोलनपुर एंड रिटर्न्स टू द न्यू सिटी सेम डे। तो बाकी 10 दिन हम कहाँ जा रहे हैं, न्यू सिटी से कोलनपुर जा रहे हैं और कोलनपुर से वापस भी आ रहे हैं सेम डे में। ये हम करते हैं 1 महीने में 10 दिन के लिए। इसका जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर का। तो 200 किलोमीटर आना, 200 किलोमीटर जाना, ठीक है। लास्ट हमको बोला जा रहा है कि बस लोकल साइट सीइंग भी करती है, मतलब न्यू सिटी में भी हम घूमते हैं 5 दिन के लिए 1 महीने में, कवरिंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स पर डे। तो न्यू सिटी में ही जो ट्रैवल किया जा रहा है वो टोटल 80 किलोमीटर्स का किया जा रहा है, मतलब आना जाना सब मिला के 80 किलोमीटर्स है, ठीक है। ये कितने दिन के लिए किया जा रहा है, 5 days पर मंथ, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग डाटा आर गिवन। मेरे को सारे खर्चे यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद बोला जा रहा है नॉर्मल कैपेसिटी बस की है 50 पैसेंजर्स वाइल प्लेइंग टू एंड फ्रॉम रेस्ट विलेज। जब हम रेस्ट विलेज से आना जाना करते हैं तो बस का कैपेसिटी कितना ऑक्यूपाई किया जाता है, 90% ऑक्यूपेशन होता है।
80% जब आप न्यू सिटी से कोलनपुर का ट्रैवल कर रहे हो, और जब आप न्यू सिटी में ही ट्रैवल करते हो तो फुल कैपेसिटी में हम ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब 50 की 50 सीट्स पूरी बुक हो जाती हैं। पैसेंजर टैक्स 15% ऑफ नेट टेकिंग ऑफ द ट्रैवल है। आपका कोई भी इंटरेस्ट इन टैक्सेस नहीं है। आपको रेट टू बी चार्ज टू रेस्ट विलेज एंड कोलनपुर, आपको ये कैलकुलेट करना है पर पैसेंजर कितना रेट चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट जो हम अर्न करना चाहते हैं वो है 25% ऑफ द टेकिंग। तो इसकी मदद से ना सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर पर मंथ हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल कहाँ से कहाँ हो रहा है? पहले न्यू सिटी से रेस्ट विलेज हम जा रहे हैं, दूसरा न्यू सिटी से हम कोलनपुर जा रहे हैं, तीसरा न्यू सिटी में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट किलोमीटर पर ट्रिप। पर ट्रिप कितना किलोमीटर रहता है? न्यू सिटी से रेस्ट विलेज जाने में 250 किलोमीटर है, न्यू सिटी से कोलनपुर जाने में 200 किलोमीटर है, और यहाँ पे न्यू सिटी में ही जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो टोटल ट्रैवल मेरा 80 किलोमीटर है। नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने हैं? यहाँ पे हम 2 ट्रिप करने वाले हैं, मतलब जाना और आना। यहाँ पे हम 2 ट्रिप करने वाले हैं और 80 किलोमीटर जो है ये पूरा ट्रिप दिया हुआ है, मतलब पूरा जो ट्रैवल है, तो मतलब एक ही ट्रिप यहाँ पे होने वाला है। नंबर ऑफ डेज, कितने डेज़ के लिए हम ट्रैवल करने वाले हैं? 250 किलोमीटर, 2 ट्रिप्स हम 10 दिन के लिए मारने वाले हैं पूरे मंथ में। न्यू सिटी से कोलनपुर हम 10 दिन के लिए जाने वाले हैं, और जो न्यू सिटी में ही ट्रैवल हो रहा है वो 5 दिन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इससे मैं निकाल सकती हूँ टोटल किलोमीटर पर मंथ कितना हो रहा है। 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है, तो ये हो रहा है 5000 किलोमीटर। 200 इंटू 2 दैट इज़ 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 4000। 80 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 400। तो टोटल किलोमीटर जो हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है 9400 किलोमीटर पर मंथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे किलोमीटर पर पैसेंजर। ठीक है, तो किलोमीटर और पैसेंजर हम निकाल रहे हैं कि पर किलोमीटर पर पैसेंजर कितना ट्रैवल हो रहा है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एब्सोल्यूट कॉस्ट यूनिट की मदद लेनी है। एब्सोल्यूट किलोमीटर पैसेंजर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए किलोमीटर्स और मेरे को चाहिए पैसेंजर्स कितने हैं। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन का हम लेंगे। पहला है न्यू सिटी टू रेस्ट विलेज। टोटल किलोमीटर हम ट्रैवल कितना कर रहे हैं? 5000 किलोमीटर पर मंथ बेसिस में ट्रैवल कर रहे हैं। हर एक महीने में मेरे पास कितने पैसेंजर्स आएंगे? टोटल 50 पैसेंजर मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है। न्यू सिटी से रेस्ट विलेज की कैपेसिटी कितनी है? 90%। सो 50 का 90% दैट इज़ इक्वल टू 45, है ना। तो 5000 इंटू 45 अगर आप करो तो ये आ रहा है मेरे पास 2,25,000। ये हो गया मेरा पर किलोमीटर पर पैसेंजर का वैल्यू। नेक्स्ट, न्यू सिटी टू कोलनपुर मेरा कितना किलोमीटर है? 4000, और पैसेंजर्स कितने हैं? 50 टोटल पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन न्यू सिटी टू कोलनपुर ऑक्यूपेंसी कितनी है? 80%। तो 50 का 80% दैट इज़ इक्वल टू 40। तो 4000 इंटू 40 दैट इज़ 1,60,000। नेक्स्ट सिचुएशन, जब न्यू सिटी में ही आप ट्रैवल कर रहे हो तो टोटल ट्रैवल होने वाला है 400 किलोमीटर का, और ऑक्यूपेंसी कितनी है? पूरी 100% ऑक्यूपेंसी है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि फुल कैपेसिटी है ना। तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 50 दैट इज़ इक्वल टू 20,000। ठीक है, टोटल कर लो। 2,25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 20,000 दैट इज़ इक्वल टू 4,05,000 इज़ माई पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे बस खर्चों को टोटल करना है और वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ बस और डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज करना है? 25% ऑन 35 लाख। अगर आप नोटिस करो तो अभी हमने जो कैलकुलेशन की है किलोमीटर्स की, वो भी पर मंथ बेसिस में, पर किलोमीटर पर पैसेंजर जो हमने निकाला वो भी एक महीने का ही है। इन दैट केस जो अब मैं सारे खर्चे लिखूंगी वो सारे के सारे एक महीने के ही होने चाहिए, है ना। डेप्रीसिएशन 25% मुझे चार्ज करना है 35 लाख पे।
35 लाख का 25%, दैट इज इक्वल टू 8,75,000 आता है। पर ये 8,75,000 पूरे साल भर का है, मैं इसको डिवाइड करूँगी 12 से। 72,916.667, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइवर का सैलरी है 16,000 पर मंथ, तो 16,000 ही लिख सकते हैं क्योंकि हम पर मंथ बेसिस में ही सारे खर्चे शो कर रहे हैं। कंडक्टर का सैलरी है 10,000 पर मंथ, नेक्स्ट, पार्ट टाइम क्लर्क का सैलरी है 6,000, नेक्स्ट, इंश्योरेंस है 18,000 रुपये पर एनम, तो पर एनम को मुझे पर मंथ बेसिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 18,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 1,500 हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, डीजल कंजम्पशन है 5 किलोमीटर पर लीटर एट 65 पर लीटर, तो डीजल कंजम्पशन है 5 किलोमीटर पर लीटर, मतलब अगर मैं 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ तो 1 लीटर डीजल लगता है। 1 लीटर डीजल कितने का आ रहा है? 65 रुपीज़ का आ रहा है, और ये 65 रुपीज़ के 1 लीटर डीजल में मैं 5 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती हूँ, है ना। तो अगर मैं 65 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 13 रुपीज़ पर किलोमीटर का रेट आ रहा है। मल्टीप्लाइड बाय हम कितने किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हैं, हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि एक मंथ में हम 9,400 किलोमीटर ट्रैवल करने वाले हैं। So 13 into 9,400, that is equal to 1,22,200 is my diesel का consumption. Next, token tax है 30,000 पर annum, 30,000 पर annum है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो तो आपको पर मंथ का पता चल जाएगा, that is 2,500. नेक्स्ट, परमिट फी है 4,500 पर मंथ, तो 4,500 ही चार्ज कर देंगे। नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंसेस है 1,000 पर मंथ, ल्यूब्रिकेंट ऑयल आपको चार्ज करना है 500 फॉर एवरी 200 किलोमीटर, ल्यूब्रिकेंट ऑयल 500 आप चार्ज करोगे एवरी 200 किलोमीटर के लिए, है ना। तो 500 को मैं 200 किलोमीटर से डिवाइड करूँ तो मेरे को पर किलोमीटर का रेट पता चल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने किलोमीटर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, 9,400, दैट इज इक्वल टू 23,500 का ल्यूब्रिकेंट ऑयल लग रहा है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 11,000 पर मंथ, और कोई खर्चा है क्या? नहीं, हमने सारे खर्चे लिख दिए, है ना। एक आ रहा है हमारे पास पैसेंजर टैक्स, लेकिन ये जो पैसेंजर टैक्स है वो 15% ऑफ नेट टेकिंग चार्ज किया जाएगा। नेट टेकिंग क्या होता है पता है? हमारा जो प्रॉफिट चार्ज करने के बाद एट लास्ट वैल्यू आ रही है ना, वो मेरी नेट टेकिंग है। नेट टेकिंग के ऊपर मैं 15% चार्ज करने वाली हूँ। ये होगा कैसे समझना, तो पहले ना आप सारे के सारे खर्चों को टोटल कर लो। 72,916.667 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 122,200 प्लस 2,500 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस 23,500 प्लस 11,000, दैट इज इक्वल टू 27,111.667, ठीक है। सो 2,71,116.667 यहाँ पे आ रहा है मेरा टोटल खर्चा, ठीक है। इसके ऊपर मुझे चार्ज करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 25% ऑफ द टेकिंग, तो मेरा जो नेट टेकिंग होगा वो कितना हो जाएगा? 2,71,116.667 प्लस 25% ऑफ टेकिंग, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर चार्ज करेंगे पैसेंजर टैक्स। पैसेंजर टैक्स कितना लग रहा है? पैसेंजर टैक्स इज 15% ऑफ नेट टेकिंग। देखो यार, जो पैसेंजर टैक्स है ना वो रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज है, तो मतलब मैंने पूरा रेवेन्यू कमा लिया, उसके बाद आपको ये पैसेंजर टैक्स देना पड़ता है ना। तो ये जो पैसेंजर टैक्स है वो आपके नेट रेवेन्यू के बाद चार्ज किया जाएगा, ठीक।
कितना चार्ज किया जाएगा? 15% ऑफ नेट टेकिंग। तो सबसे पहले ना ये नेट टेकिंग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट टेकिंग इज इक्वल टू 2,71,116.667 प्लस 25% ऑफ टेकिंग, है ना। तो 25% ऑफ टेकिंग जो है वो नेट टेकिंग का ही 25% है। सो 75% ऑफ टेकिंग इज इक्वल टू 2,71,116.667। तो टेकिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,61,488.889। ठीक है, ये हो गया मेरा टोटल टेकिंग का वैल्यू। अगर मेरा टेकिंग इतना है तो इसका मैं 15% पैसेंजर टैक्स चार्ज करूँगी। पैसेंजर टैक्स कितना हो जाएगा? 15% ऑफ 3,61,488.889, दैट इज इक्वल टू 54,223.333। ठीक है, टोटल कर लो। ये वैल्यू आ रही है 4,15,712.222। दिस इज माय टोटल अमाउंट, जिसके ऊपर अब हम यहाँ पे पैसेंजर का रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो फेयर चार्जेबल पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना चार्ज किया जाएगा फेयर? तो इसके लिए मुझे चाहिए टोटल अमाउंट, दैट इज 4,15,712.222 डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर्स चाहिए, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 4,05,000, दैट इज इक्वल टू 1.026 पर किलोमीटर पर पैसेंजर। ठीक है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई तुमको रेट निकालना है जो आप रेस्ट विलेज के लिए चार्ज करोगे और कोलनपुर के लिए चार्ज करोगे। रेस्ट विलेज कितना दूर है? रेस्ट विलेज की दूरी है 250 किलोमीटर और कोलनपुर की दूरी है 200 किलोमीटर, है ना। सो रेंट फॉर रेस्ट विलेज, या फिर आप फेयर बोल सकते हो, फेयर फॉर रेस्ट विलेज इज, एज वो 250 किलोमीटर दूर है, मल्टीप्लाइड बाय हम हर एक पैसेंजर से पर किलोमीटर कितना चार्ज करने वाले हैं? 1.026, दैट इज इक्वल टू 256.5 रुपीज़ आप चार्ज करोगे अगर कोई इंसान रेस्ट विलेज जा रहा है तो। फेयर फॉर कोलनपुर, अगर कोई कोलनपुर जाना चाहता है तो कोलनपुर का ट्रैवल कितना है? 200 किलोमीटर का, मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना चार्ज है? 1.026, दैट इज इक्वल टू 205.2। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी आई हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में चीज़ें पूछी क्या गई थी? हमसे पूछा गया था रेस्ट विलेज और कोलनपुर का आपको पैसेंजर का रेट बताना है कि कितना आप उससे चार्ज करोगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने कैलकुलेट कर लिया कि किलोमीटर पर मंथ कितना है और पर किलोमीटर पर पैसेंजर कितना है। किलोमीटर पर मंथ कैलकुलेट करने से हमको टोटल कॉस्ट में कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करना आसान हो गया, जैसे डीजल कंजम्पशन, ल्यूब्रिकेंट ऑयल। और जब आपने सारे खर्चे निकाल लिए तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट चार्ज किया आपने, तो आपके पास नेट टेकिंग आया। नेट टेकिंग के ऊपर आपने पैसेंजर टैक्स चार्ज किया, दैट इज़ 54,223। इससे मेरे पास टोटल अमाउंट आया। इस टोटल अमाउंट के हिसाब से हमने फेयर डिसाइड किया कि हर एक पैसेंजर से पर किलोमीटर हम कितना चार्ज करेंगे, और हमने हर एक सिचुएशन का फेयर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल का केस पे। तो हमने अभी तक होटल कवर कर लिया, ट्रांसपोर्ट कवर कर लिया, अब लास्ट सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए कैसे कैलकुलेशन होगी वो हम देखेंगे। जीनत हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट इन अ हायर्ड बिल्डिंग। CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड्स है हमारे क्रिटिकल केयर यूनिट में, और 5 और बेड अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। रेंट पर मंथ है 75,000 का। सुपरवाइजर 2 पर्सन है, हर एक को हम 25,000 रुपये पर मंथ पे करते हैं। नर्सेज हैं 4, 20,000 रुपये पर मंथ पे किया जाता है। वार्ड बॉयज़ हैं 4, 5,000 रुपये पर मंथ पे किया जाता है। डॉक्टर्स को हम 2,50,000 रुपये पर मंथ पे कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम। तो जितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से 2,50,000 रुपये पर मंथ चार्ज किया जा रहा है। मतलब ये खर्चा जो है वो वेरिएबल नेचर का, ये बताने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है रिपेयर्स, फिक्स्ड
food to patient variable, other services to patient variable, laundry charges variable, medicines variable, fixed expenses and admin expenses जो allocate किए गए वो मुझे दिया हुआ है. It was estimated that 150 days in a year 35 बेड्स हम ऑक्यूपाई करेंगे, 25 बेड्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे 80 दिन के लिए. हॉस्पिटल 750 बेड्स हायर करेगा एट अ चार्ज ऑफ 100 रुपीज पर बेड पर डे. ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो एक्स्ट्रा पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हम अकोमोडेट कर पाएँ. हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स. हमको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि अगर हमको रिक्वायर्ड होगा तो हम 5 और बेड ऐड कर सकते हैं. तो जो टोटल हमने पूरे साल भर में बेड ऐड किए वो थे 750 और जितने भी बेड ऐड किए गए मैक्सिमम 5 ही ऐड किए गए वो बताया जा रहा है. नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे. आपको निकालना है कि हर एक पेशेंट के हिसाब से कितना प्रॉफिट कमाया गया इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट. तो यहाँ पे मुझे रेट बता दिया गया है कि कितना रेट है आपका, लेकिन मुझे इसकी मदद से क्या निकालना है? प्रॉफिट कितना कमाया गया हर एक पेशेंट के हिसाब से वो निकालना है. और साथ साथ बोला जा रहा है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल कैलकुलेट करो. अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज लाइक फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट आता है. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हॉस्पिटल कोई भी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाली जो सिचुएशन होती है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, जिसके बारे में हम आगे मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? फिक्स कॉस्ट में से जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करते हो तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आता है. फिक्स कॉस्ट क्या होता है ये तो हमको पता है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है पता है? जब आप सेल्स में से अपने सारे वेरिएबल खर्चे माइनस कर देते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है. अब कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है? मुझे सबसे पहली बात तो टोटल सेल्स शो करने की ज़रूरत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट शो करने की ज़रूरत है, टोटल फिक्स कॉस्ट शो करने की ज़रूरत है. तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स लिखा जाएगा, फिर सारे वेरिएबल कॉस्ट लिखे जाएंगे ताकि कंट्रीब्यूशन आ पाए, फिर सारे फिक्स कॉस्ट लिखे जाएंगे ताकि हम प्रॉफिट तक एट लास्ट पहुँच पाएँ. ठीक है, सेल्स कितनी हो रही है? 2000 पर डे हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, है ना. 2000 पर पेशेंट पर डे चार्ज कर रहे हैं. तो मेरे को पहले पर पेशेंट पर डे का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पर पेशेंट डे. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है मुझे कि 150 दिन इन अ ईयर 35 बेड्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे. तो 150 दिन हैं, 35 बेड्स ऑक्यूपाई किए गए मतलब 35 पैसेंजर्स हैं. डेज को मैंने पैसेंजर बोल रही हूँ यार, पेशेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. तो ये हो गया 150 दिन के लिए जब मेरे पूरे 35 बेड्स ऑक्यूपाई किए गए. 25 बेड्स ऑक्यूपाई किए जाएंगे 80 डेज़ के लिए. तो 80 डेज मल्टीप्लाइड बाय 25 आपके बेड्स, 25 बेड्स मतलब 25 पेशेंट्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 750 बेड्स एक्स्ट्रा हमने मंगाए. तो 750 पेशेंट्स के लिए हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी मंगाए. तो टोटल मैं इससे कर सकती हूँ 150 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 5250, 80 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 2000 एंड यहाँ पे है 750. तो 5250 प्लस 2000 प्लस 750 दैट इज इक्वल टू टोटल 8000 पेशेंट डेज हमारे पास हैं. कैसे कैलकुलेट किया? तो जो भी नंबर ऑफ पेशेंट्स थे मतलब नंबर ऑफ बेड से मेरे को पेशेंट्स पता चल जाएंगे. अगर 35 बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं मतलब 35 पेशेंट्स होंगे तभी तो 35 बेड ऑक्यूपाई हो रहा है ना. तो 35 बेड मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है. सिमिलर वे में 25 बेड कितने दिन के लिए ऑक्यूपाई हो रहा है. और जो हमने एक्स्ट्रा बेड्स मंगाए वो 750 बेड्स हैं. तो 750 बेड्स मेरे को क्या बताता है कि 750 एक्स्ट्रा पेशेंट्स के लिए हमने ये बेड्स लगाए, है ना. तो इससे मुझे क्या पता चल गया? नंबर ऑफ पेशेंट डेज दैट इज 8000. नाउ नेक्स्ट, अगर आपके पास 8000 पेशेंट डेज हैं तो मैं सेल्स ईजिली निकाल सकती हूँ. रेवेन्यू जो कि होगा 2000 मल्टीप्लाइड बाई 8000 दैट इज इक्वल टू 1,60,00,000. ठीक है, ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया. इसमें से मुझे क्या माइनस करने की ज़रूरत है?
सारे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने की ज़रूरत है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा यहाँ पे है क्या? पहला तो डॉक्टर का है 2,50,000, 2,50,000 पर मंथ बेसिस में पे कर रहे हैं, लेकिन मैं सारे खर्चे ईयरली देख रही हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, दैट इज इक्वल टू 30 लाख। नेक्स्ट हमारे पास फूड टू पेशेंट है वेरिएबल 8,80,000, नेक्स्ट अदर सर्विसेज टू पेशेंट वेरिएबल है 3 लाख, नेक्स्ट वेरिएबल है मेरे पास लॉन्ड्री चार्जेस एंड मेडिसिन 6 लाख 7,50,000, नेक्स्ट बाकी तो फिक्स्ड एक्सपेंस है। एडमिन एक्सपेंस जो एलोकेट किया है वो भी मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो हमने सारे के सारे वेरिएबल खर्चे निकाल लिए, टोटल कर लो यार। अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास एक और यहाँ पे वेरिएबल खर्चा है, दैट इज़ बेड हायर चार्जेस। अगर आप देखो तो मैं 750 बेड्स एक्स्ट्रा मंगा रही हूँ, और 750 बेड्स एक्स्ट्रा मंगाने पे मेरे को कितना खर्चा पड़ रहा है? 100 रुपये पड़ रहा है ना। तो 750 बेड, हर एक बेड का 100 रुपये भी एक टाइप का वेरिएबल खर्चा ही है ना। तो 75,000 भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो टोटल वेरिएबल खर्चे मेरे कितने हो रहे हैं? 30 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 75,000, दैट इज इक्वल टू 56,05,000 इज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं क्या करूँगी, सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। सेल्स कितनी है? 1,60,00,000 माइनस 56,05,000, दैट इज इक्वल टू 1,03,95,000 इज माई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से हम क्या माइनस करेंगे? सारे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या क्या है? तो रेंट है सबसे पहले, तो 75,000 पर मंथ बेसिस में रेंट मेरे पास है 75,000 पर मंथ का। मैं सारे खर्चे ईयर के हिसाब से लिख रही हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 9 लाख। नेक्स्ट सुपरवाइजर को जो मैं सैलरी दे रही हूँ, नर्सेस को, वार्ड बॉयज़ को, सब मेरा फिक्स खर्चा है ना। 2 पर्सन 25,000 पर मंथ दिया जा रहा है, 2 पर्सन 25,000 पर मंथ दे रही हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय 12। नेक्स्ट सुपरवाइजर के बाद है हमारे पास नर्सेस एंड वार्ड बॉयज़। नर्सेस को हम 4 पर्सन 20,000 पर मंथ दे रहे हैं, और वार्ड बॉयज़ को 4 पर्सन 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है 6 लाख। नेक्स्ट 9,60,000। नेक्स्ट 2,40,000। और भी फिक्स खर्चे हैं हमारे पास। रिपेयर से फिक्स्ड 81,000। नेक्स्ट अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं 10,80,000। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,80,000। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंस एलोकेटेड दिया हुआ है 10 लाख। एडमिन एक्सपेंसेस एलोकेटेड 10 लाख, ठीक है। तो सारे के सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमने शो कर दिए, इसको टोटल कर लो। 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 9,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 81,000 प्लस 10,80,000 प्लस 10 लाख, दैट इज इक्वल टू 48,61,000 इज माई टोटल फिक्स एक्सपेंस। और अगर मैं फिक्स एक्सपेंस को यहाँ से माइनस कर दूँ, सारे फिक्स एक्सपेंस लिख लिए ना हमने,
तो अगर हम फिक्स एक्सपेंस को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाया जिसमें पहले सेल्स लिखा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सारे माइनस करके हम कंट्रीब्यूशन तक पहुंचे, कंट्रीब्यूशन में से हमने सारे फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो हम प्रॉफिट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट इज 55,34,000 डन। अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालो, है ना। तो प्रॉफिट मुझे मिल गया 55,34,000, प्रॉफिट पर पेशेंट डे, मेरा प्रॉफिट है 55,34,000 डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिए 8,000। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 691.75। दिस इज माय प्रॉफिट पर पेशेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया है, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, मेरे को फिक्स कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड करना होता है ना। मुझे फिक्स कॉस्ट तो पता है कितना है, 48,61,000, पर कंट्रीब्यूशन मुझे टोटल वाला पता है, पर यूनिट नहीं पता। तो हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1,03,95,000, 1,03,95,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट इज 8,000। ये वैल्यू आ रही है 1299.375। ठीक है, दिस इज माय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डेज, है ना। तो 1299.375 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 3741। तो 3741 पेशेंट्स जो आपके आएंगे तब मैं बीपी पे पहुंचूंगी, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचूंगी। अगर 3741 से कम पेशेंट्स आते हैं तो हम लॉसेस वाली सिचुएशन पे चले जाएंगे। अगर 3741 से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो उस केस में हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेडिको हेल्थ केयर रन्स एन इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट। फॉर दिस पर्पस इन्होंने हायर किया है बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 50,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सिमिलर ही दिख रहा है ना, विद द एग्रीमेंट टू बेयर द रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। तो ये जो 50,000 रुपये पर मंथ हम पे कर रहे हैं उसके साथ साथ हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी बेयर करेंगे। यूनिट कॉस्ट ऑफ 100 बेड्स एंड 5 more बेड्स कैन कंफर्टेबली बी अकम्पनीड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स। मेरे पास 100 बेड्स हैं और मैं 5 एक्स्ट्रा बेड्स को अकम्पनी कर सकती हूँ। दो द यूनिट इज ओपन फॉर पेशेंट्स ऑल द 365 डेज इन अ ईयर। स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट से हमको पता चला है कि 120 दिन ऐसे होते हैं जब यूनिट की फुल कैपेसिटी होती है, मतलब 100 पेशेंट्स पर डे आते हैं। फॉर अनदर 80 डेज हमारे पास ऑन एवरेज ओनली 40 बेड्स ऑक्यूपाई किए जाते हैं। बट कई सारे ओकेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बेड्स फुल हो जाते हैं और हमको एक्स्ट्रा बेड हायर करना पड़ता है। एक्स्ट्रा बेड का हायर चार्जेस है 50 रुपये पर डे। ये कभी भी 5 बेड्स अबव द नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा हमने नहीं मंगाया। टोटल हायर चार्जेस जो आप एक्स्ट्रा बेड्स के लिए पे कर रहे हो वो है 20,000 रुपये। तो अगर मैं 20,000 रुपये टोटल बेड्स को हायर करने के लिए पे कर रही हूँ, एक बेड मेरा 50 रुपये का है, तो टोटल मैंने कितने हायर किए होंगे, टोटल मैंने 400 बेड्स हायर किए होंगे। तो मैं इसकी मदद से पेशेंट डेज निकाल सकती हूँ, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, कैलकुलेशन ऑफ पेशेंट डेज। तो यह अमाउंट नहीं होगा, ये पर पेशेंट डे होगा, है ना। तो हमारे पास 120 दिन ऐसे होते हैं जब पूरे 100 पेशेंट्स आते हैं, तो 120 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 12,000। नेक्स्ट 80 डेज ऐसे होते हैं जब 40 बेड्स ऑक्यूपाई किए जाते हैं, मतलब 40 पेशेंट्स आते हैं, तो 80 इंटू 40 इज 3,200। एंड लास्ट मुझे बोला गया है कि 20,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा बेड्स के लिए पे कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय एक बेड के लिए आप कितना पे करते हो, 50 रुपये। तो टोटल 400 बेड्स मैं एक्स्ट्रा हायर कर रही हूँ। तो 12,000 प्लस 3,200 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 15,600 पेशेंट डेज मेरे पास हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द यूनिट engaged expert doctors from outside to attend the patients and the fees were paid on the basis of number of patients attended and time spent by them, which on an average worked out at 30,000 per month।
तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स का चार्जेस है वो 30,000 पर मंथ वेरिएबल नेचर का है ना। नेक्स्ट, 2 सुपरवाइजर हमने हायर किए हैं, ईच एट पर मंथ सैलरी ऑफ 5,000। ये क्या होगा, फिक्स टाइप का खर्चा होगा। नर्सेस का सैलरी फिक्स टाइप का खर्चा है, वार्ड बॉयज़ का सैलरी फिक्स्ड खर्चा है। अदर एक्सपेंसेस में मुझे रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप इसको लेके जाओगे फिक्स्ड खर्चों के अंदर। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कि ये थोड़ा सा वेरिएबल भी है फिक्स भी है, तो मैं सेमी वेरिएबल के अंदर लेके जाती, लेकिन अभी नहीं दिया है ना, तो हम इसको फिक्स्ड का पार्ट बनाएंगे। फूड सप्लाइड टू पेशेंट को जो फूड सप्लाई करोगे एक टाइप का वेरिएबल खर्चा, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देख लिया। केयर टेकर एंड अदर सर्विसेज फॉर पेशेंट भी एक टाइप का वेरिएबल खर्चा है। इनका लॉन्ड्री चार्ज इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मेडिसिन जो सप्लाई करोगे वो भी एक टाइप का वेरिएबल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन अदर देन डायरेक्टली बॉर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, ये मेरा एक टाइप का फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि अगर डायरेक्टली बॉर्न फॉर पेशेंट होता तो वेरिएबल खर्चा होता, लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन का खर्चा है वो अदर देन पेशेंट के लिए जो डायरेक्टली लग रहा है वो वाला है, ठीक है। जनरल एडमिन चार्ज भी एक टाइप का फिक्स कॉस्ट है। नेक्स्ट, आपको बताना है प्रॉफिट पर पेशेंट डे कितना होगा इन द ईयर 2022। अगर यूनिट रिकवर कर रही है 200 पर डे ऑन एन एवरेज फ्रॉम ईच पेशेंट, तो मुझे रेवेन्यू बता दिया गया कि 200 पर डे ऑन एन एवरेज ईच पेशेंट का है। नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 15,600 मल्टीप्लाइड बाय 200 कर देंगे हम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूनिट वांट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर द ईयर 2023, but the number of patients requiring medical care is a very uncertain factor. Assuming that हमारे पास जो रेवेन्यू और एक्सपेंस होगा वो सेम होगा जैसा प्रीवियस ईयर में हुआ है, आपको वर्कआउट करना है नंबर ऑफ पेशेंट डेज रिक्वायर्ड बाय द यूनिट टू ब्रेक इवन। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ब्रेक इवन निकालना है, प्रॉफिट पर पेशेंट डे निकालना है। ब्रेक इवन के लिए क्या चाहिए होता है, मुझे फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होता है। तो मुझे पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके हम प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। प्रॉफिट अगर आ जाएगा तो प्रॉफिट पर पेशेंट डे हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन टोटल वाला आ गया तो उससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना बहुत ईजी होगा, और फिक्स कॉस्ट तो हमको टोटल वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। सबसे पहले मुझे लिखना होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना होगा, 15,600 पेशेंट डेज हैं मल्टीप्लाइड बाय 200 पर पेशेंट हम चार्ज कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू इज 31,20,000। नेक्स्ट, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, सारे वेरिएबल खर्चे। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास क्या क्या है, पहले तो डॉक्टर्स का सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ multiplied by 12, that is equal to 3,60,000. Next, food supplied to patient 4,40,000. Next is caretaker and other services for patient 1,25,000. लॉन्ड्री चार्जेस 1,40,000, मेडिसिन 2,80,000। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास बेड के चार्जेस भी हैं, जो बेड हमने हायर किए, ये भी एक टाइप का वेरिएबल खर्चा है 20,000 का। बेड हायर चार्जेस 20,000। तो टोटल हमारे पास ये आ रहा है 3,60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 1,25,000 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 20,000, दैट इज इक्वल टू 13,65,000 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। कंट्रीब्यूशन इज 70,55,000 इज माई कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम सारे फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट में मेरे पास रेंट आ रहा है 50,000 रुपये पर मंथ, 50,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 6 लाख रुपए का रेंट है। ठीक, नेक्स्ट, सुपरवाइजर की सैलरी, नर्सेस की सैलरी। सुपरवाइजर को हम कितना दे रहे हैं, पर मंथ बेसिस में 5,000 दे रहे हैं। 2 सुपरवाइजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं।
2 सुपरवाइज़र, पर मंथ में 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 1,20,000। नेक्स्ट, नर्सेज हैं हमारे पास 4, इनको हम 3,000 रुपये पे कर रहे हैं मंथली। दैट इज इक्वल टू 1,44,000। नेक्स्ट, वार्ड बॉयज हैं 2, 1,500 हम पे कर रहे हैं। $36,000। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 28,000, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन है 75,000। नेक्स्ट, जनरल एडमिन है 71,000। यही सारे फिक्स खर्चे हैं, सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड कर लिए, है ना। टोटल कर लो, 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 36,000 प्लस 28,000 प्लस 75,000 प्लस 71,000, दैट इज इक्वल टू 10,74,000 इज माई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं अगर यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6,81,000 इज योर प्रॉफिट हियर। ठीक, अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था, प्रॉफिट पर पेशेंट डे, दैट इज इक्वल टू 6,81,000 का मैंने टोटल प्रॉफिट कमाया है, डिवाइडेड बाय पेशेंट डेज कितने हैं, 15,600, तो 43.654 इज माई प्रॉफिट पर पेशेंट डे। बी, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, बीपी कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। पर मुझे कंट्रीब्यूशन टोटल वाला पता है, इसकी मदद से मैं पर यूनिट कैलकुलेट करूंगी। पहले कंट्रीब्यूशन टोटल है 17,55,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास पेशेंट डेज कितने हैं, 15,600, 17,55,000 divided by 15,600, that is equal to 112.5 is your contribution per unit. Fixed cost total कितना है हमारे पास, 10,74,000 divided by contribution per unit is 112.5, that is equal to 9,547 मेरे पास पेशेंट डेज आ रहे हैं। तो बीपी अगर 9,547 है, मतलब 9,547 से नीचे अगर आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। 9,547 पेशेंट डेज आ रहे हैं तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस वाली सिचुएशन होगी। 9,547 से ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म किया, जहाँ पे हमने डिफरेंट एरियाज देखे कि कैसे हम होटल, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल का खर्चा निकालते हैं। साथ ही साथ हमने एब्सोल्यूट और जो कमर्शियल बेसिस है उसके हिसाब से कंपोजिट यूनिट का कैलकुलेशन भी देखा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।